किसने बंद करा पंखा यार? ये बिना बस हाँ जी। 4 GB उसने तेरे को ही भेज दी। चल ठीक है, कोई नहीं, फिर तो डाउनलोड कर ले, उसके बाद अपलोड करते हैं। बस मैं अभी एक क्लास ले रहा हूँ, उसके बाद मैं तेरे को काम देता हूँ। हाँ, एक क्लास लेंगे मुझे, बस उसके बाद देखते हैं। विकी, यूट्यूब पे ना 1,000 सब्सक्राइबर चाहिए पेड कैंपेन लेने के लिए। पेड प्रमोशन यूट्यूब की एड्स चलनी शुरू हो जाएंगी तेरे उसमें। बना लो ना, वो तो कह रहा हूँ। हाँ, क्या करे? कुछ भी अगर शुरू हो गया। हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। पारस जी, दिव्या जी। गुड आफ्टरनून सर। थोड़ा सा वो प्रीवियस क्लास थोड़ी लंबी चली गई थी, इसलिए लेट हो गया। ओके ओके, स्टार्ट करें सर। बस वेट कर रहे हैं, वो रितेश आ रहे हैं ग्रुप में। ओके।
बस 5 मिनट्स, एक स्टूडेंट आ रहे हैं रितेश, और हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, स्टूडेंट्स आ चुके हैं, अर्चित, पारस एंड दिव्या। बाकी रेस्ट स्टूडेंट्स का आई डोंट नो, नहीं ज्वाइन किया उन्होंने, तो कोई नहीं। बाकी हम शुरू करते हैं आज से क्लास के लिए। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो बेसिकली आज हमारा पॉइंट है वर्डप्रेस का, कि वर्डप्रेस क्या होता है और वर्डप्रेस वेबसाइट्स कैसे क्रिएट की जाती हैं। तो जो हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं, हमारे आज के टॉपिक्स के अंदर क्या रहेगा, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन प्लस लैंडिंग पेज क्रिएशन की कैसे क्रिएट किया जाता है, वो मैं आपको आज अपनी क्लास में बताने वाला हूँ। तो जैसे हम google.com पे जाते हैं, तो बेसिकली वर्डप्रेस क्या है, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। कि सबसे पहले क्या होता था कि अगर आपको वेबसाइट क्रिएट करनी होती थी, तो आप डिज़ाइनर और डेवलपर के पास जाते थे, ठीक है ना। तो डिज़ाइनर क्या करता था कि आपको फ्रंट एंड इंटरफेस तैयार करके दे देता था, और उसको आपको डेवलपर के पास ले जाके उस फ्रंट एंड डेवलपर को, सॉरी, फ्रंट एंड डिज़ाइन को लेके जाके डेवलपर के पास आपको वेबसाइट तैयार करवानी होती थी, कि वो आपकी वेबसाइट में एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड लॉगिन पैनल तैयार करके देता था। कि जैसे कि क्या होता है कि फ्रंट एंड में आपका डिज़ाइन कैसा दिखेगा, और बैक एंड से आप अपने डिज़ाइन में क्या-क्या डाल सकते हो, जैसे कंटेंट, इमेजेस, वीडियोस, कैसे भी आपने बैक एंड से कहाँ से डालना है, वो डाल सकते हो। तो अगर आपको चैट लगाना है, आपको कॉन्टैक्ट अस फॉर्म लगाना है, तो वो सारा आपको डेवलपर क्रिएट करके देता था। तो क्या प्रॉब्लम थी कि लाइक अगर पहले क्या करते थे, हम डेवलपर के पास जाते थे, आज एक प्रोजेक्ट आया तो डेवलपर के पास, कल एक और प्रोजेक्ट आया फिर डेवलपर के पास। तो डेवलपर बार बार हमें सेम प्लेटफॉर्म बनाने के अलग अलग चार्जेस लेता था। यानी कि हम एक ही प्लेटफॉर्म जो ऑलरेडी पे कर चुके हैं, उस प्लेटफॉर्म को दोबारा दोबारा बनवाते थे और उसको दोबारा दोबारा पेमेंट करते थे। तो हमने क्या करा, मतलब कि हमने नहीं, एक किसी पर्सन ने कम्युनिटी बनाई, उसने क्या किया, उसने कहा कि एक प्लेटफॉर्म तैयार किया वर्डप्रेस के नाम से, और उसने कहा कि भाई हम ये जो मॉड्यूल है जो एक बारी बना देते हैं, वर्ल्ड में कितने डेवलपर्स होंगे, वो कितने क्लाइंट्स के लिए बार बार सेम मॉड्यूल बनाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, कुछ डेवलपर्स ने मिलके एक प्लेटफॉर्म बना दिया, कि जहां से एक बेसिक सीएमएस बना दिया, सीएमएस कहते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। एक सीएमएस तैयार कर दिया, कि जिसके थ्रू आप बेसिक अपनी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन वगैरह अपलोड कर सकते हो, पेजेस क्रिएट कर सकते हो, मेन्यूज क्रिएट कर सकते हो, और बैनर्स वगैरह चेंज कर सकते हो। तो एक बेसिक सा उन्होंने प्री डिफाइंड प्लेटफॉर्म रेडी कर दिया, कि आओ पर्सन, मेरा प्लेटफॉर्म डाउनलोड करो, रन करो, इसमें फ्रंट एंड भी आ जाएगा और बैक एंड भी आपके पास बना बनाया है, आपको डेवलपर के पास जाने की जरूरत नहीं। एक बार आपने बैक एंड परचेज कर लिया, परचेज क्या मतलब कि डाउनलोड कर लिया, उसको आप किसी भी वेबसाइट के साथ जोड़ सकते हो। तो नेचुरली इतने सारे जो क्लाइंट्स थे वो खुश हो गए कि हाँ यार, कि हमें वर्डप्रेस को बार बार ये चीज़ें करनी पड़ती थी, सॉरी, डेवलपर्स को बार बार पैसे देना पड़ता था। मैं अगर वर्डप्रेस मुझे ये सीखना आ जाए, तो इसके थ्रू मैं मल्टीपल क्लाइंट्स को एक ही प्लेटफॉर्म से वेबसाइट्स बना बना के दे सकता हूँ। फिर क्या हुआ कि वर्डप्रेस को और इम्प्रूव करने के लिए, वर्डप्रेस को और इम्प्रूव करने के लिए डेवलपर्स ने क्या किया, इन वर्डप्रेस ने क्या किया कि डेवलपर्स को अप्रोच किया, कि भाई, उन्होंने डेवलपर्स को कहा कि यार मैं एक आपको मार्केट प्लेस बना के दे रहा हूँ, कि जहाँ पे आप जैसे चैट का सॉफ्टवेयर बनाते हो, तो जो चैट का सॉफ्टवेयर आप बना के अपने पास रख रहे हो, उसको हमारे प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंगली बनाओ और ऑनलाइन डाल दो। कि ऑनलाइन मैं क्या करूंगा, अगर आप अपना प्लगइन डालते हो इसमें, तो मैं आपके प्लगइन को प्रमोट करूंगा अलग अलग यूजर्स में। क्या पता अभी आप सिर्फ अपने लोकल एरिया का, अगर आप चंडीगढ़ रहते हो, आप तो सिर्फ चंडीगढ़ के क्लाइंट को ही इंफॉर्मेशन दे पा रहे हो, अपना प्लगइन बना के दे पा रहे हो। लेकिन वर्ल्ड में कितने लोग हैं जो वो चैट का प्लगइन यूज करना चाहते हैं।
तो अगर आप ये प्लगइन को ऑनलाइन कर देते हो तो आपके जो चैट का प्लगइन है, आपके पास ऑप्शन आ जाती है कि पूरे वर्ल्ड के लोग जो हैं आपका चैट का प्लगइन परचेज कर सकते हैं। तो इसी वजह से वर्डप्रेस ने एक मार्केट प्लेस बनाया जहाँ पे डेवलपर्स को मोटिवेट किया कि आप जो अपना प्लगइन बनाओ और हमारे वर्डप्रेस में डालो। तो उससे क्या होगा कि जब अभी सपोज करो अगर आपके पास आप एक मोबाइल बेचते हो, ठीक है ना? आपको पता है यार मोबाइल जो है मैं मेरा 5,000 का मोबाइल आता है, मैं इसको 8,000 रुपए में बेचूँगा या 10,000 में बेचूँगा। क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं बेच कहाँ रहा हूँ, चंडीगढ़ रीजन में बेच रहा हूँ या दिल्ली में बेच रहा हूँ, कि मैं ये तो नहीं कर सकता मैं मुंबई में जाके बेचूँ। तो आपको चंडीगढ़ में बेचने के हिसाब से आपको पता है कि सिर्फ मेरे पास 100 ही कस्टमर आ सकते हैं, ठीक है? एक प्रोडक्ट के लिए। तो आप 100 कस्टमर से मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना कोशिश करोगे। आप उसे कहोगे कि यार मैं महँगे से महँगा बेचूँ 10,000 का, ताकि मुझे पता है मेरी मार्केट कम है, मुझे लिमिटेड पैसा आना है, तो मैं जितना हो सके उससे कमा लूँ। लेकिन अगर यहीं पे आपको ऑप्शन दी जाए कि यार तू 10,000 का बेच रहा है, तो इसको 7,000 का बेचना शुरू कर दे या 6500 का बेचना शुरू कर दे, मैं तेरे प्रोडक्ट को पूरे पैन इंडिया ले जाऊँगा। पैन इंडिया यानी कि अभी तेरे पास 100 कस्टमर थे, अब पैन इंडिया के हिसाब से पास तेरे पास लाखों कस्टमर हो गए। तो तेरे पास कितनी जल्दी शूट होगी और तेरा सस्ता माल होगा तो हर कोई परचेज कर लेगा, महंगा बेचेगा तो कम लोग परचेज करेंगे। तो कहने का मतलब वर्डप्रेस ने भी क्या किया कि लोगों को डेवलपर्स को कहा कि भाई तू अगर अपना वहां पे जो चैट का प्लगइन बेच रहा है वो तू 25,000 का बेच रहा होगा, कोई बात नहीं, लेकिन तू मेरे प्लेटफॉर्म पे आ, वहां पे तू 5,000 पे बेच। लेकिन तेरे को वहां अगर 10 यूजर मिल रहे हैं, तेरे को मैं वर्ल्ड के यहाँ के हिसाब से तेरे को लाखों यूजर्स ला के दे दूंगा। तो तेरे को ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी, एक बारी तूने बना के रख दिया, वहां तुझे हर बारी हर प्रोजेक्ट के लिए अलग से तेरे को बनाना पड़ता है वो प्लगइन, हर प्रोजेक्ट के लिए अलग रिक्वायरमेंट होती है, उसकी अलग तू डाटाबेस कॉन्फ़िगरेशन करता है, उसमें मॉडिफिकेशंस करता है, तेरे को बार बार काम करना पड़ता है। यहाँ पे तेरे को कोई काम करने की जरूरत नहीं, तू सिर्फ एक प्रोडक्ट बना रहा है और एक प्रोडक्ट तेरे लाखों लोग यूज कर रहे हैं, तू उसी प्रोडक्ट को इम्प्रूव करता रहे। जितना तू इम्प्रूव करेगा उतना ही जो यूजर्स हैं उसको यूज कर रहे हैं वो उसको रीपरचेज करेंगे, राइट? बेसिकली क्या होता है, वर्जन्स के अपडेट आते हैं, प्लगइन्स के अपडेट आते हैं, तो नया अपडेट आता है तो उसको पर्सन को खरीदना पड़ता है जो भी यूज कर रहा है। तो क्या कहते हैं कि उसको डायरेक्ट मार्केट मिल गई कि पहले तो लोग परचेज कर रहे हैं, फिर उसके अपडेट भी परचेज कर रहे हैं, तो वो तो खुश हो जाएगा, वो कहेगा मैं अपना प्रोडक्ट ऐसा बनाऊंगा कि भाई हर कोई यूजर जो है मेरा ही लेना पसंद करेगा, दूसरे का नहीं। तो ये कंपटीशन की वजह से मैक्सिमम डेवलपर जो हैं वर्डप्रेस पे आ गए और वो अपने अपने टॉपिक्स को प्लगइन्स को इम्प्रूव करने लगे। तो अब वर्डप्रेस का आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि कितना इजी कर दिया उसने हमारे को वेबसाइट बनाना सिखाना और वेबसाइट क्रिएट करना। तो अभी सबसे पहले वर्डप्रेस हम कहाँ से डाउनलोड करते हैं, तो जैसे मैंने गूगल पे जाके लिखा वर्डप्रेस डाउनलोड, मैं ये पहला लिंक आ जाता है, इस पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रही है डाउनलोड वर्डप्रेस 5.4.2, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। मैंने इसको सेव कर लिया। ये बेसिकली एक पूरा कंप्लीट CMS मेरे पास डाउनलोड होने जा रहा है जिसका साइज सिर्फ 12.6 MB का है, राइट? ये हम इसको डाउनलोड करके एक फोल्डर में रख लेते हैं। मैंने इसको कॉपी किया, Ctrl+X, ए ड्राइव में गया, मैंने न्यू फोल्डर बनाया और मैंने प्रोजेक्ट के नाम से एक फोल्डर बनाया, इसमें मैंने डाल दिया। इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ, मैंने एक्सट्रैक्ट कर दिया। तो देखें इस फोल्डर में जाके देखें कि होता क्या है। ये बेसिक फाइल्स हैं जो आप देख पा रहे हैं। इसमें 3 फोल्डर्स आते हैं, WP एडमिन, WP कंटेंट और WP इंक्लूड। WP कंटेंट में हमारी थीम्स और प्लगइन्स आते हैं, यानी कि बेसिकली कहना चाहूँगा फ्रंट एंड का डिज़ाइन आता है और जो प्लगइन्स जो हमारे डिज़ाइन को चलाने में हेल्प करते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन हमारी WP कंटेंट में आती है। WP एडमिन ये होता है बैकएंड, बैकएंड फ्रंट एंड एंड बैकएंड। मैं अभी आपको दोनों का एग्जांपल दिखाऊंगा फ्रंट एंड और बैकएंड कैसा होता है। तो ये बैकएंड फाइल जो होती है जो सिर्फ एडमिन यूज करता है, एडमिन मतलब कि जो ओनर होता है वेबसाइट का, ताकि अपनी वेबसाइट को कैसे कंट्रोल करना है, क्या इंफॉर्मेशन डालनी है, वो काम सारा WP एडमिन की फाइलों से होता है। और WP इंक्लूड्स जो बेसिकली आपके कंटेंट और एडमिन को कंबाइन करते हैं, उन दोनों को रन करने में हेल्प करते हैं, वो फाइलें आपकी WP इंक्लूड्स में होती हैं। और ये कुछ फाइल्स ऐसी हैं जो सिस्टम फाइल्स हैं जो आप यहाँ देख पा रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी होती है WP config जो आपको डाटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करती है। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा आपको डेमो देता हूँ कि कैसे प्लेटफॉर्म होता है
फ्रंट एंड का और बैक एंड का। जैसे अब मैं विजुअल मीडिया एकेडमी /LMS आपके सामने मैं वेबसाइट ओपन करके दिखा रहा हूँ। तो ये हमारा फ्रंट एंड हो गया कि जहाँ से हमें इंफॉर्मेशन कैसे दिखती है, कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी है, वो सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखता है। अगर अब सपोज करो मुझे ये प्रोडक्ट क्रिएट करने हैं या डिलीट करने हैं, ये मेन्यू चेंज करना है, लोगो चेंज करना है, ये सारी ऑप्शन हमारी कहाँ से आती हैं? वर्डप्रेस के बैक एंड से। और बैक एंड को कैसे ओपन किया जाता है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, कंट्रोल-D, कंट्रोल-V। तो बैकएंड एक्सेस करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता, जो आपका यूआरएल है उसके आगे आपको क्या लिखना है? WP एडमिन या एडमिन। तो हम लिखते हैं दिस वन। तो WP-admin आप लिखेंगे तो आपका ये बैकएंड पेज ओपन हो जाता है। तो इस बैकएंड पेज को सिर्फ एडमिन चेक कर सकता है, उसके पास उसका यूजर नेम पासवर्ड होना चाहिए। ये फ्रंट एंड यूजर्स के लिए नहीं होता और ना ही फ्रंट एंड यूजर्स को ये देखने को मिलता है। तो मैं यहाँ पे यूजर नेम डालूंगा LMS और अपना पासवर्ड डालूंगा। तो यहाँ पे देखिए ये आ गया मेरा वर्डप्रेस का CMS का बैक एंड पैनल। तो जहाँ पे आपको वो सारे कंट्रोल्स मिल रहे हैं, आप लेफ्ट साइड में देखें, ये सारे कंट्रोल्स हैं कि आपको क्या इंफॉर्मेशन चेंज करनी है, कैसे करनी है, तो वो आपको यहाँ से देखने को मिलेगी। और राइट साइड पे जो आप ये पार्ट देख रहे हैं, तो जिस भी टूल पे आप क्लिक करते हो उस टूल से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पे हो जाती हैं। लाइक आप देखें तो यहाँ पे आपको सारे पेजेस, जैसे मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड पे पेजेस पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको पेजेस सारे मेरे ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो इसमें जैसे ये मेरा होम पेज है, अगर देखिए मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था कि इस होम पेज पे अगर मुझे कोई सेटिंग करनी है, चेंजेस करने हैं, तो मुझे होम पेज पे जाना पड़ेगा। सेम केस अगर मुझे इस कोर्स पे जाना है तो मैं कोर्सेज के पर्टिकुलर इस पेज पे जाके ही चेंज कर सकता हूँ। तो अभी जैसे मैं होम पेज का आपको इंटरफेस दिखाता हूँ कि यहाँ पे मैं होम पेज को एडिट करता हूँ, दिस वन। यहाँ पे देखें वही होम पेज का जो बैकएंड पैनल है वो मेरे सामने आ चुका है। तो आप देखें यहाँ पे मेरे कोर्सेज शो हो रहे हैं और यहाँ पे मेरे ऑफर्स प्रोग्राम शो हो रहे हैं, बाय नाउ का बटन है। अगर मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ तो देखिए मैं इस पर इमेज क्लिक करूँगा और मैं रिप्लेस करूँगा तो मैं यहाँ पे कोई और इमेज लगाना चाहता हूँ तो वो इमेज भी मेरी रिप्लेस हो जाती है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे इमेज रिप्लेस करूँगा ऑटोमेटिकली मेरी यहाँ पे भी इमेज चेंज हो जाएगी। तो मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे चेंज किया, यहाँ पे मैं फ़िलहाल डाल देता हूँ दिस वन, सॉरी ये डाल देते हैं, कौन-सा डालें? चलो ये डाल देते हैं फॉर एग्जांपल। मैंने ये सिलेक्ट किया, तो देखिए यहाँ पे मेरी इमेज चेंज हो चुकी है। मैं इसको अपडेट करता हूँ। तो अब फ्रंट एंड में मैं जाके इसको रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे भी मेरी इमेज चेंज हो गई, राइट? तो कहने का मतलब कि हम बैकएंड से अपने पेज को एडिट कर सकते हैं, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनके डिज़ाइंस को तैयार कर सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस होती हैं, ये बैकएंड हो गया जिसको कहते हैं WP एडमिन। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, ये जो फाइल्स हैं जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये फाइल्स, ये कोडिंग, ये प्रोग्राम, ये URL, ये सारा किस में होता है? WP एडमिन में। और जो अब आप ये फ्रंट एंड देख रहे हो, ये जो फ्रंट एंड का पेज आ रहा है, ये जो पेज की कोडिंग कहाँ से जनरेट होती है, कोडिंग कहाँ पे होती है, वो आपका होता है WP कंटेंट के अंदर। WP कंटेंट के अंदर फाइल्स होती हैं आपके, राइट? तो अब यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि ये वर्डप्रेस इंस्टॉल कैसे होता है। वर्किंग हम बाद में देखेंगे कि इसमें जो बैकएंड में कैसे काम किया जाता है। सबसे पहले हम वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो हमने यहाँ पे आपको दिखाया कि ये वर्डप्रेस जो है आपके पास सेटअप आ चुका है। इसको अब आपने अपलोड करना है ब्राउज़र पे। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि वेबसाइट अपलोड करने के लिए आपके पास 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, एक डोमेन नेम और एक वेब होस्टिंग, राइट? वेब होस्टिंग, अब डोमेन नेम क्या होता है? वो होता है एड्रेस। जैसे आप facebook.com, google.com लिखते हो, तो वैसे वो google.com क्या होता है? डोमेन नेम। तो आपकी अपनी प्राइवेट वेबसाइट का भी एक नाम होना चाहिए जिसको डोमेन नेम कहते हैं, और वो डोमेन नेम आप GoDaddy, बिगरॉक, ब्लूहोस्ट कहीं से भी परचेज कर सकते हैं।
साथ के साथ आपको अपलोडिंग करने के लिए, वेबसाइट चलाने के लिए वेब होस्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है। होस्टिंग मतलब अभी आप अगर वेबसाइट बनाते हो, आप अपने कंप्यूटर पे चला रहे हो, तो इंटरनेट पे चलाने के लिए आपको इंटरनेट से स्पेस परचेज करनी होती है। जैसे कि अगर आपको अपना घर बनाना है, तो अगर आपको चंडीगढ़ में घर बनाना है तो पर्टिकुलर सेक्टर में आपको जगह लेनी पड़ती है कि हाँ ये 1 कनाल का घर है या 1 कनाल का प्लॉट लेना है, 10 मरले का प्लॉट लेना है। उसी मरले को प्लॉट लेके ही आप उस पर घर बना सकते हो ना। विदाउट जमीन खरीदे तो आप घर नहीं बना सकते। तो सेम केस भी वेबसाइट को इंटरनेट पे डालने के लिए आपको इंटरनेट पे स्पेस चाहिए होती है। तो आपको स्पेस परचेज करने के लिए आप ब्लू होस्ट, बैकड्रॉप, गोडैडी कहीं से भी परचेज कर सकते हो। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम फ्री होस्टिंग भी ले सकते हैं। आप गूगल पे सर्च मारेंगे तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्री वेब होस्टिंग। तो फ्री वेब होस्टिंग से रिलेटेड हमारे पास कई वेबसाइट आ जाते हैं, जैसे होस्टिंगर है, ये हमें फ्री होस्टिंग प्रोवाइड करता है। और फ्री होस्टर है, ये भी आपको फ्री प्रोवाइड करता है, बट आपको डोमेन जरूर परचेज करना पड़ता है। तो जैसे आप फ्री होस्टिंग सोल्यूशन है, आप यहाँ पे साइन अप करोगे तो आपको मिल जाएगा। आप यहाँ से गेट फ्री होस्टिंग लेना चाहते हो, आप यूजर नेम पासवर्ड जनरेट कीजिए, आप फॉर्म करिए, तो आपको यहाँ से भी होस्टिंग जनरेट हो जाती है, लेकिन डोमेन आपको लेना ही पड़ेगा। और आपको ये भी बता दूं कि जो ये फ्री होस्टिंग होती हैं, जो ये फ्री होस्टिंग होती हैं, ये नेचुरली स्पीड में इनका बड़ा फर्क होता है। एक जो पेड होस्टिंग है और स्पीड फ्री होस्टिंग में काफ़ी फर्क होता है, सपोर्ट का होता है, आपकी वेबसाइट स्लो ओपन होती है, बैंडविड्थ कम होती है, स्पेस कम होती है। तो कहने का मतलब ये सिर्फ आपके ट्रायल के लिए तो है, बेनिफिशियल है, लेकिन अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी वेबसाइट को लॉन्च करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको नहीं सजेस्ट करता कि आप फ्री होस्टिंग में जाएं। ठीक है। तो अभी क्या है, मैं आपको अपने पास जो मेरे पास वर्चुअल प्राइवेट सर्वर है, मैं उसको लॉगिन करके आपको वेबसाइट अपलोड करना सिखाऊंगा कि कैसे वेबसाइट अपलोड होती है। मैं अपना अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। अब जैसे क्या होता है कि आप यूज़र हैं, वो क्या करते हैं कि पर्टिकुलर एक ही वेबसाइट के लिए स्पेस लेते हैं, लेकिन मेरा काम है वेबसाइट डेवलपमेंट का। तो मेरे को मैं हर क्लाइंट के लिए अलग अलग स्पेस नहीं परचेज करता, मैं बल्क में सर्वर परचेज कर लेता हूँ, जिसकी कॉस्टिंग भी काफ़ी आती है। जैसे अगर मैं अपने सर्वर की बात करूँ कि 1 साल का मुझे कॉस्ट करता है 1,25,000 का। पर इस पे जो वेबसाइट एक बार अपलोड हो जाए तो उसकी स्पीड वगैरह बहुत फास्ट हो जाती है, क्योंकि आजकल सारा गेम ही स्पीड का है कि अगर कोई ऑनलाइन परचेजिंग करना चाहता है तो वेबसाइट की स्पीड फास्ट होनी चाहिए। अगर पेज लोड नहीं होगा तो कस्टमर आपका वहाँ से चला जाता है। कस्टमर आजकल पेशेंस नहीं रखता, वो चाहता है कि बस इमिडिएटली वेबसाइट ओपन हो, मैं परचेजिंग करूँ और निकलूँ। राइट। तो उसके लिए अब हमने यहाँ पे डेडिकेटेड सर्वर ले रखा है, आपको इसको जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डेडिकेटेड सर्वर का पैनल है। आप जो लोगे वो सी पैनल का लोगे। तो कहने का मतलब आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कैसे काम होता है। मैं आपको वो बता रहा हूँ कि यहाँ पे मैनेज क्लाइंट्स पे क्लिक करेंगे। मैनेज क्लाइंट्स में जैसे अभी ये मेरे ऑलरेडी अकाउंट्स क्रिएट हो रखे हैं, मैं इनमें से किसी एक अकाउंट के ऊपर आपको डेमो करके दिखाऊंगा। तो जैसे ये मेरा makanforsale.com है, मैं इसको लॉगिन करता हूँ। तो देखिए, ये लॉगिन करने का मतलब क्या हुआ कि मैंने इंटरनेट पे स्पेस जो ले रखी थी मेरे नाम से, जो मकान फॉर सेल डॉट कॉम के नाम से कोई फोल्डर बना हुआ है, तो वो फोल्डर को एक्सेस करने के लिए मुझे लॉगिन करना पड़ता है। तो जैसे मैंने वहाँ लॉगिन क्लिक किया, तो यानी कि जो जैसे आपके कंप्यूटर की स्पेस होती है, ऐसे ही मैंने इंटरनेट पे स्पेस ले रखी है, तो वो स्पेस में जो मेरा फोल्डर है वो ओपन हो गया है। तो उसको ओपन करने के लिए मेरे को ये यूजर नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन करना होता है। अब जैसे मैं मकान फॉर सेल डॉट कॉम वाले फोल्डर में आ चुका हूँ, मुझे इस फोल्डर में अपनी नई वेबसाइट को अपलोड करना है। तो जब भी हम फाइल्स पे काम करते हैं, आपने मोबाइल में भी देखा होगा, अगर आप कोई फाइल इधर उधर ट्रांसफर करते हो तो आपके मोबाइल में ऑप्शन होती है फाइल एक्सप्लोरर की, फाइल मैनेजर की। तो सेम केस यहाँ पे भी आप देखें, यहाँ पे आपके पास फाइल मैनेजर की ऑप्शन है। तो मैं इस फाइल मैनेजर पे क्लिक करूंगा, इसको लॉन्च कर देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे अब आपको वो वाला फोल्डर आ गया मकान फॉर सेल डॉट कॉम का, जिसके अंदर पब्लिक अंडरस्कोर HTML का फोल्डर है। तो मैं आपको बताऊंगा, सॉरी, मैं आपको बताना चाहूँगा
कि कोई भी वेबसाइट अगर आप अपलोड करते हो इंटरनेट पे तो उसको रूट फोल्डर में अपलोड करना चाहिए। तो रूट फोल्डर क्या होता है? रूट फोल्डर जो अभी आपके सामने ओपन हो रखा है, ये मेरा रूट फोल्डर है। जब भी आप cPanel लेते हो, आप लॉगिन करते हो, तो आप बाय डिफॉल्ट रूट फोल्डर में ही जाते हो। पर आपको जो वेबसाइट अपलोड करनी है वो इधर दो फोल्डर्स के अंदर आप अपलोड कर सकते हो। दो फोल्डर के में से एक फोल्डर में अपलोड कर सकते हो। वो उनके नाम क्या होते हैं? एक तो public_html और एक होता है www। अगर आपको लगता है आपने www में कर दिया है तो कोई इशू नहीं है, वो जहाँ एक ही फोल्डर में रहा है। आप public_html में डाल देते हो तो उससे भी कोई इशू नहीं है। पर आप ये ना करना कि आप दोनों फोल्डर में डाल दो, ठीक है? आपको सिर्फ एक ही फोल्डर में डालना है। अगर दोनों सामने हैं आपके, www भी है, public_ भी है, तो आप किसी में डाल दो, कोई इशू नहीं, लेकिन दोनों में नहीं डालना। तो जैसे अब मैं यहाँ public_html पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरी ऑलरेडी एक वेबसाइट अपलोडेड है, वो भी वर्डप्रेस में है, ऑलरेडी अपलोडेड है। आप कहोगे सर ऑलरेडी अपलोड है तो मैं अपनी वाली वेबसाइट कैसे डालूँ? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक न्यू फोल्डर क्रिएट करने का ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे मैं डालूंगा जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं रियल एस्टेट से बना रहे हैं, तो मैं एस्टेट के नाम से फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ। और टाइप के अंदर मैं फाइल नहीं क्रिएट किया कर रहा, मैं डायरेक्टरी बना रहा हूँ, तो मैंने इसको डायरेक्टरी सिलेक्ट कर लिया और मैं क्रिएट कर देता हूँ। तो देखिए अब यहाँ पे मेरे पास एस्टेट के नाम से फोल्डर आ गया है और मैं इसको डबल क्लिक करके यहाँ पे अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट को अपलोड कर दूंगा। तो अभी हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट ये रही। अब नेचुरली क्या होता है कि मैं सिंगल सिंगल फाइल करके तो अपलोड नहीं कर सकता, और ना ही इसमें ऐसा होता है कि मैंने किसी फोल्डर को सिलेक्ट किया और फोल्डर अपलोड हो गया। तो हमें अपलोड करने के लिए मैं जैसे यहाँ पे जाता हूँ, अपलोड फाइल्स, आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मेरे पास राइट साइड में ऑप्शन आ रही है अपलोड की, इवन की ऊपर भी आ रही है। मैं कहीं पे भी क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ से यूआरएल सेलेक्ट करूँगा कि मेरे को मेरा यूआरएल कहाँ पे है, कि कहाँ से मेरे को फाइल उठानी है। मैंने सेलेक्ट पे क्लिक किया और मैं चला जाता हूँ प्रोजेक्ट, मैंने प्रोजेक्ट के नाम से फोल्डर बनाया था और इसमें वर्डप्रेस के अंदर दिस वन। अब देखिए मैं फोल्डर को अपलोड करना चाह रहा हूँ लेकिन मेरे पास फोल्डर को सिलेक्ट करने की ऑप्शन ही नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि जब आप फाइल मैनेजर में कोई भी चीज़ अपलोड करते हैं तो आपको वो जिप फाइल में कन्वर्ट करके ही अपलोड कर पाएंगे। तो इससे लिए आप क्या करते हैं, इसको कंट्रोल A करेंगे, सिलेक्ट करेंगे सारी फाइलों को और यहाँ से ऐड टू आर्चिव। अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आ रही है तो आप विनजिप करके नाम से गूगल से एक सॉफ्टवेयर आता है विनजिप या विनरार, उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे ही इंस्टॉलेशन करते हैं वापस इस फोल्डर में जाइएगा, कंट्रोल A कीजिएगा तो राइट क्लिक करके आपको ऐड टू आर्चिव की ऑप्शन आएगी। आपने ऐड टू आर्चिव करना है। याद रखिएगा कि आपको जिप फोल्डर सिलेक्ट करना है, जिप फोल्डर कह रहा हूँ, जिप एक्सटेंशन सेलेक्ट करनी है, ठीक है? रार नहीं करना, क्योंकि जो हमारा एक्सप्लोरर होता है, होस्टिंग पैनल्स होते हैं, वो सिर्फ जिप फाइल को सपोर्ट करता है। हाँ जी, तो जिप फाइल को सिलेक्ट करने से आपने इसको ओके किया तो देखिए ये अब आपका वापस जिप बन चुका है। और अब आप वापस अपने फाइल मैनेजर में जाते हैं, यहाँ से दोबारा से सेलेक्ट फाइल करते हैं। तो मैं वापस जाऊँगा प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर, वर्डप्रेस के अंदर, दिस वन, और मैं यहाँ से वर्डप्रेस सेटअप को कॉपी उठा लेता हूँ, ओपन। तो देखिए ये आपकी फाइल अपलोड हो चुकी है, यहाँ पे आपकी वेबसाइट अपलोड हो चुकी है। अब इस मैं पेज को बंद कर देता हूँ, लीव। वापस मैं फाइल मैनेजर में आता हूँ और यहाँ से मैं रीलोड करता हूँ तो देखिए मेरी जिप फाइल आ चुकी है। अब ये जिप फाइल यहाँ पे आ गई है, मुझे इसको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट। तो मैं यहाँ पे इसको देखिए या तो राइट क्लिक कर देता हूँ या मैं फाइल को सिलेक्ट करके यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन होती है एक्सट्रैक्ट की, तो मैंने एक्सट्रैक्ट किया और इसको मैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ। तो अभी एक्सट्रैक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये आपकी सारी वेबसाइट की फाइल्स आपकी यहाँ पे आ चुकी हैं। ग्रेट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपने एक स्टेप कर लिया है वर्डप्रेस की फाइल को अपलोड करने का। अब कोई भी वर्डप्रेस की वेबसाइट है वो विदाउट डाटाबेस नहीं चलती। अब आप पूछेंगे डाटाबेस क्या होता है? डाटाबेस वो चीज़ है, नाम से ही आप देखो कि जिस पे डाटा स्टोर होता है, ठीक है ना, डाटा का बेस प्रोवाइड होता है। तो जो भी आप वर्डप्रेस, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था दिस वन, बैकएंड में दिस वन, कि ये जो आप इंफॉर्मेशन जो भी सिलेक्ट कर रहे हैं बैकएंड से, कि आपने ये इमेज लगानी है, ये यूआरएल लगाना है, आपने ये कंटेंट लिखना है, ठीक है ना, ये कंटेंट लिखना है,
तो ये जो कंटेंट है, आप जब यहाँ से अपडेट करते हो तो ये कंटेंट कहीं जाके स्टोर होता है। वो जो स्टोर होता है वो कहाँ पे होता है? वो होता है आपके डाटाबेसेस में। अब आप कहोगे वो डाटाबेस कहाँ से जनरेट होता है, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा दिस वन। वापस हम क्या करेंगे, फाइल मैनेजर को अभी खुला रहने देते हैं, हम अपने सी पैनल में आ जाते हैं। मैं होम पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे देखें, आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ हमारे पास आ रही है ऑप्शन माई सिक्वल डाटाबेस की। तो मैं इस माई सिक्वल डाटाबेस के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास डाटाबेस या लिखा आ रहा है क्रिएट अ न्यू डाटाबेस। तो मैं यहाँ पे रियल एस्टेट के नाम से बना रहा था, तो मैं यहाँ पे भी जो अपना डाटाबेस का नेम है वो एस्टेट कर देता हूँ। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि प्रोजेक्ट से रिलेटेड रखो, आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन ये इससे इजी हो जाता है कि अगर आप अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही नाम रखोगे तो आपको डाटाबेस का देखते ही पता चल जाता है कि ये कौन से प्रोजेक्ट के लिए है। तो मैंने यहाँ से इसको क्रिएट किया, ये मेरा डाटाबेस देख रहे हैं आप, मकान फॉर सेल एस्टेट के नाम से क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे डाटाबेस आपने क्रिएट कर लिया है, वापस आप होम पे जाएंगे। अब आपको एक यूजर भी क्रिएट करना होता है। ये यूजर क्या करता है, आपकी वेबसाइट को आपके डाटाबेस के साथ कनेक्ट करता है। तो मैं इसको यूजर क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे भी मैंने वही एस्टेट के नाम से यूजर नेम का नाम रख दिया। पासवर्ड मैं यहाँ पे कुछ भी दे देता हूँ, जैसे मैंने दे दिया HPD002TX हाँ @1983। ठीक है, मैंने ये पासवर्ड दे दिया। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए, क्योंकि अगर इजी रखेंगे तो आपका हैक होने के चांसेस हो जाते हैं आपके पासवर्ड के थ्रू। तो अगर एक बार डाटाबेस हैक हो गया तो फिर वो मालवेयर्स आ जाते हैं, वायरसेस आ जाते हैं, तो आपका वेबसाइट डाउन हो जाती है। तो आप देखें कि आप आपने यूजर बना दिया। अब इस यूजर को आपने डाटाबेस के साथ अटैच करना है। सबसे पहला काम आपको क्या है, पहले आप यूजर को डाटाबेस के साथ अटैच करोगे, फिर अपनी वेबसाइट के साथ डाटाबेस को अटैच करोगे। तो आपने पहले यहाँ पे देखा आपने कौन सा डाटाबेस बनाया था, एस्टेट। तो आपने इस यूजर को इस डाटाबेस के साथ अटैच करना है, तो आपने सेलेक्ट कर लिया। अब आप नीचे जाएंगे, आपने यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं छेड़नी। यहाँ पे आप देखेंगे ऑल प्रिविलेजेस, आपको ये सारे प्रिविलेजेस देने हैं, राइट्स देने हैं इस यूजर को कि वो आपके वेबसाइट में कुछ भी कर सकता है। आपने यहाँ से क्रिएट किया, दैट्स इट। यहाँ पे अब आपने दो चीज़ें सीखी, डाटाबेस क्रिएट करना, यूजर नेम क्रिएट करना, यूजर क्रिएट करना, और यूजर को डाटाबेस के साथ अटैच करना। तो आप यहाँ देखें, ये आपका डाटाबेस है, ये डाटाबेस का यूजर नेम एंड पासवर्ड हो गया, और ये आपका डाटाबेस नेम हो गया। अब बात आती है, वापस आप फाइल मैनेजर में जाएंगे। या तो आपके पास एक शॉर्ट कोड है, मैं आपको शॉर्ट कोड नहीं बताऊंगा क्योंकि आप टेक्निकली फंस जाएंगे उस चीज़ के अंदर। मैं आपको सिंपल दिखाता हूँ कि हम अब वर्डप्रेस सेटअप को चलाएंगे। वर्डप्रेस अब इंस्टॉल होने लगा है। अब आपने वर्डप्रेस की फाइल्स डाल दी हैं, डाटाबेस क्रिएट कर दिया, डाटाबेस का यूजर क्रिएट कर दिया है। अब आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए क्या करेंगे, आपकी जो वेबसाइट थी वो किस डोमेन पे थी, मकान फॉर सेल डॉट कॉम। मकान फॉर सेल डॉट कॉम बैकस्लैश, आपको याद होगा कि हमने इस डोमेन के ऊपर इस होस्टिंग में हमने एस्टेट के नाम से एक फोल्डर बनाया था जिसमें हमने वेबसाइट अपलोड की है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एस्टेट, राइट, और एंटर कर दिया। तो देखिए अब वो सबसे पहले एस्टेट पे जाता है, तो उसको वर्डप्रेस की फाइलें मिल गई। तो कहता है ठीक है जी, वर्डप्रेस की फाइल मिल गई है, मुझे सेटअप करना है। आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करी इंग्लिश, आप कंटिन्यू करते हैं। अब वो कहता है कि भाई आपके पास ये सारी चीज़ें रेडी होनी चाहिए, डाटाबेस नेम, डाटाबेस हो यूजर नेम, पासवर्ड एंड होस्ट। अगर ये चीज़ें रेडी हैं तो आगे बढ़ें। वो ये पूछ रहे हैं, बिल्कुल जी मैं बना चुका हूँ, मैंने लेट्स गो कर दिया। अब वो पूछता है कि यूजर नेम डालिए, डाटाबेस का नाम डालिए। तो मैंने अपने डाटाबेस में किया और मैंने देखा मेरा डाटाबेस का नाम क्या है, दिस वन। मैंने इसको कॉपी किया और इसको यहाँ पे डाल दिया। वो कहता है यूज़र नेम बताओ। तो मैं देखता हूँ ये रहा यूज़र नेम, मेरा सेम है यूज़र नेम। मैंने ये कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब ध्यान दो, यहाँ पे मैंने जब कॉपी किया तो देख रहे हो एस्टेट के बाद स्पेस आ गई है और यहाँ पे भी स्पेस ले रहा है। तो ध्यान रहे कि स्पेस नहीं आनी चाहिए, नहीं तो वो आपके यूजर नेम पासवर्ड को गलत पिक करता रहेगा और आपको पता नहीं चलेगा कि आप क्या गलती कर रहे हैं। तो आप सिलेक्शन ठीक ढंग से सिलेक्ट करो और कोई भी स्पेस आए तो उसको रिमूव कर दो। वो कहता है कि पासवर्ड क्या है आपका। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यूजर का पासवर्ड भी सिलेक्ट किया, कॉपी, और मैंने यहाँ पे पासवर्ड भी डाल दिया। डाटाबेस होस्ट क्या है, लोकल होस्ट।
तो नॉर्मली हर वेबसाइट का जो डाटाबेस होस्ट होता है वो लोकल होस्ट होता है, आपको इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ना आपको टेबल प्रीफिक्स भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो अब आपने यहाँ पे जैसे सबमिट किया वो चेक करेगा। बिल्कुल, देखिए अगर वो आ जाता है इस पेज के ऊपर कि रन द इंस्टॉलेशन, तो यानी कि उसको डाटाबेस के क्रेडेंशियल जो आपने दिए थे वो मिल चुके हैं, उसने चेक कर लिया कि डाटाबेस एग्जिस्ट करता है, अब वो इंस्टॉल करने लगा है। अगर बाय चांस यहाँ पे एरर आ जाता है तो आपके अपने क्रेडेंशियल चेक करने हैं, या तो आपने यूजर क्रिएट कर दिया, यूजर को साइन नहीं किया, या यूजर का पासवर्ड गलत डाल दिया, तो इस टाइप के जो चांसेस होते हैं वो आपको रीचेक करने होते हैं, और फिर उसके बाद आपको वापस इस स्टेप पे आना होता है। तो अब आप यहाँ पे देखें, आपको रन द इंस्टॉलेशन करना है। जैसे ही आपने रन किया, अब आपका वर्डप्रेस सेटअप हो चुका है। अब वो आपसे जनरल इंफॉर्मेशन पूछ रहा है कि भाई आपके डोमेन का नाम क्या है, कि मैं क्या दिखाऊं, तो मैंने उसको लिख दिया रियल एस्टेट। यूजर नेम, आप बैकएंड का यूजर नेम क्या रखना चाहते हो, आप कहते हो कि मैं यूजर नेम बैकएंड लॉगिन का एस्टेट रखना चाहता हूँ। पासवर्ड क्या रखना चाहते हो, तो पासवर्ड मैंने अपना 1983 ये रख दिया। ईमेल, किस ईमेल पे आपको नोटिफिकेशंस आए, तो आपने अपनी पर्सनल ईमेल भी डाल सकते हो, ऑफिशियल भी डाल सकते हो, क्लाइंट की भी ईमेल डाल सकते हो। तो क्या होता है कि ध्यान रखिएगा कि अगर आप क्लाइंट की ईमेल डालते हो तो उससे बेनिफिट क्या है कि कल को इससे रिलेटेड जो भी एरर आएंगे वो क्लाइंट को जाएंगे, और क्लाइंट हमेशा इग्नोर कर देता है इन चीज़ों को। तो अभी सजेस्ट कि हम अपनी ईमेल आईडी डाल लें, ताकि अगर कोई भी वेबसाइट में प्रॉब्लम आ रही है तो आपको नोटिफिकेशन हो जाए और क्लाइंट को पता लगने से पहले ही आप उसको एरर को रिजॉल्व कर दो। सर्च इंजन विजिबिलिटी, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, वो चेक बॉक्स आ रहा है कि वो कह रहा है डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट, क्योंकि अभी आप वेबसाइट क्रिएट करने लगे हो, अभी आपका इसके अंदर डमी कंटेंट होगा। तो अगर आप ये ऑप्शन नहीं सिलेक्ट करते तो कल से ही गूगल अगर आपकी वेबसाइट पे क्रॉल कर लेता है तो वो सारा डमी कंटेंट जो है वो गूगल पिक कर लेगा। तो आपकी वेबसाइट पे हो सकता है कि कोई गलत कंटेंट आ जाए, तो हम क्या करते हैं फिलहाल इसको डिस्करेज कर देते हैं। ताकि हम ये डिस्करेज इसलिए कर रहे हैं कि गूगल अगर मेरी वेबसाइट पे आएगा तो वो मेरी वेबसाइट को क्रॉल नहीं कर पाएगा और कोई भी इंफॉर्मेशन रिट्रीव नहीं होगी। बट जब हमारी वेबसाइट कंप्लीट हो जाएगी तो हम इस ऑप्शन को डिसलेक्ट कर देते हैं। लेकिन नॉर्मली हमारे साथ यही होता है पंगा, कि हम भूल जाते हैं इसको ऑन करना, और हम बाद में परेशान होते रहते हैं कि हमारी वेबसाइट नहीं आ रही, लॉन्च नहीं हो रही, तो हमें पता ही नहीं चलता। तो हमारे पास इस ऑप्शन का इलाज यही है कि हम इसको मत छेड़े, इसको एज इट इज रहने दो। सर्च करता है कर ले भाई, हम कोशिश ये करेंगे कि जल्दी से जल्दी वेबसाइट के अंदर कंटेंट डाल दें। तो अब आपके पास आता है इंस्टॉल वर्डप्रेस, आप इंस्टॉल कर दीजिए। अब ये वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन ये स्टेट हो चुका है। आप लॉगिन कीजिए, यहाँ से आप अपना अपने यूजर नेम रखा था स्टेट, और पासवर्ड जो रखा था आप अपना पासवर्ड डाल लीजिए। लो जी, तो ये था आपका वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन प्रोसीजर। तो इसमें आपको किसी ने कुछ पूछना है, आप मुझसे पूछ सकते हैं अभी। अर्चित जी, पारस जी, कुछ आपको पूछना है इसमें? दिव्या पटेल जी जा चुके हैं। ओके ओके, हाँ क्लियर है सर, पारस को क्लियर है। अर्चित जी आपको कोई? ओके, अर्चित जी को भी क्लियर है, दैट्स ग्रेट। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वर्डप्रेस का हमारा सेटअप आ चुका है। इसमें हम देखेंगे प्लगइन्स आपके आ रहे हैं, अपीयरेंसेस आ रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि इसमें हम पोस्ट जनरेट कर सकते हैं। जो अगर लोग ब्लॉगिंग्स में डील करते हैं, ब्लॉगर्स में डील करते हैं, तो वो ब्लॉग क्रिएट करने के लिए पोस्ट होता है, आप यहाँ से पोस्ट डाल सकते हैं। आप कोई मीडिया इमेजेस वीडियोस अपलोड करना चाहते हैं, आप वो यहाँ से डाल सकते हैं। पेजेस आप क्रिएट करना चाहते हैं तो ऑल पेजेस यहाँ से आते हैं। कोई आपके पेजेस या ब्लॉग्स पे कमेंट करता है तो वो कमेंट्स आपको यहाँ पे दिखते हैं, और यहाँ से आप उनको अप्रूव डिसअप्रूव कर सकते हो। अपीयरेंसेस में जो थीम आपकी सिलेक्टेड है, तो थीम से रिलेटेड आपको कोई मेन्यू क्रिएट करना है, बैकग्राउंड क्रिएट करना है, विजेट्स क्रिएट करने हैं, तो इनके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। तो अभी हमारा काम क्या है, लैंडिंग पेज क्रिएट करने का, तो उस पर हम जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिक सेटिंग्स हमें करनी होती हैं। तो अभी जैसे हम यहाँ पे देखें मकान फॉर सेल के नाम से, ये तो आपका बैकएंड था। अब मैं आपको दिखाता हूँ फ्रंट एंड, कि अभी आपका फ्रंट एंड कैसा शो हो रहा है। तो मैं कंट्रोल टी करके मैं लिखता हूँ makanforSale.com/estate। देखिए फ्रंट एंड ओपन करने के लिए आपको सिर्फ डोमेन नेम के साथ बैकस्लैश करके जो भी फोल्डर में वेबसाइट है, अगर आपको लगता है कि आपकी वेबसाइट जो है डायरेक्ट है, जो आपको लगता है कि आपकी वेबसाइट डायरेक्ट डोमेन के ऊपर अपलोड है,
ठीक है ना। तो उसके लिए फिर आपको कुछ नहीं लिखने की जरूरत, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप डायरेक्ट डोमेन पे डालते हैं, मतलब कि कोई फ़ोल्डर बना के नहीं करते हैं, तो आपको सिर्फ़ डोमेन नेम लिखना होता है और बैकएंड जाने के लिए आपको wp-admin लिखना होता है, राइट? तो अभी आपका क्या है, बीच में आपको प्रॉब्लम क्या आ गई कि अभी आपकी डायरेक्ट फाइल्स आपके डायरेक्ट डोमेन पे नहीं पड़ी, उसमें भी एक फ़ोल्डर बन रखा है, तो स्टेट आपको जो भी फ़ोल्डर नेम है वो डालना है। आप इस पे एंटर करेंगे, तो देखिए यहाँ पे जो वर्डप्रेस की बाय डिफ़ॉल्ट थीम सिलेक्टेड है, उसकी वजह से आपका यहाँ पे कंटेंट शो होने लग गया है। अब आप कहेंगे सर इसका तो फ्रंट एंड का कोई डिज़ाइन ही नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे देखिए कि WP कंटेंट थीम्स में जाएंगे तो हमारे पास वर्डप्रेस की बाय डिफ़ॉल्ट थीम्स अवेलेबल होती हैं 2019, 2017 एंड 2020। तो आप इन थीम्स को चूज़ कर सकते हो बैकएंड से, वो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से होगी। अपीयरेंस में जाएंगे आप थीम्स के अंदर, तो थीम्स में आप देखिए 2020 अभी करंटली सिलेक्टेड है, राइट? अभी आप देखेंगे इधर 2019 है, 2017, तो आप इनको जिनको भी एक्टिवेट करोगे वो आपकी थीम एक्टिवेट हो जाएगी। अब आप कहेंगे कि चलो सर 2020 आपकी थीम सिलेक्टेड है, लेकिन इसका तो फ्रंट एंड कोई डिज़ाइन है ही नहीं, इसमें तो कुछ ज़्यादा सिंपल आपको दिखाया जा रहा है कि जस्ट इन्फॉर्मेशन है। बिल्कुल, क्या होता है कि जो वर्डप्रेस हमें ये 3 थीम्स देता है, ये बेसिकली रॉ थीम्स होती हैं, ताकि कोई भी जो वर्डप्रेस डेवलपर है या कोई डिज़ाइनर है, वो अपने हिसाब से थीम्स को मॉडिफाई कर सके, उसके हेडर फुटर को बना सके, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर दें। लेकिन उसने बेसिक हमें HTML का कोड या HTML फॉर्म पेज तैयार करके दे दिया कि भाई आपको इतना कर दिया मैंने, हेडर फुटर टैग सब लगा दिए हैं और मैंने टाइटल्स के कीवर्ड्स के फॉन्ट सेटिंग्स क्या होनी चाहिए, हेडिंग की सेटिंग क्या होनी चाहिए, तो आधी से ज़्यादा चीज़ें वो आपको हेल्प कर देता है, जिनकी क्लासेस आपको CSS में बनानी पड़ती हैं अगर आप मैनुअली सारा काम करते हैं। तो वो ये काम आधे से ज़्यादा कर चुका है, वो इनर पेज बना चुका है, होम पेज बना चुका है, बट आपने अपने हिसाब से उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, तो ये थीम्स उसके लिए होती हैं। लेकिन हम वो काम आ जाता है वेब डिज़ाइनर का, हम इतना उसमें लॉन्ग नहीं जाएंगे। हम क्या करेंगे कि आपको मैंने बताया था कि लैंडिंग पेज कैसे क्रिएट होता है वो दिखाएंगे। तो फिलहाल मेरे पास यहाँ पे आप देखेंगे एक लैंडिंग पेज की थीम है मेरे पास, तो हम उसको डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे कि मैं प्रोजेक्ट्स में जाता हूँ और यहाँ पे आप देखेंगे मेरे पास थीम फॉरेस्ट। हाँ जी, ये रही मेरे पास थीम। इसमें मैंने रियल एस्टेट से रिलेटेड कल ये थीम डाउनलोड की थी होम स्टेट के नाम से। इसको मैं अपलोड करूँगा ये होम स्टेट के नाम से। तो इसको अपलोड करने के लिए मैंने क्या करना पड़ेगा, हमें अपलोड करने के लिए अपनी जो फाइल मैनेजर के अंदर आप यहाँ पे देखेंगे, तो WP कंटेंट के अंदर जाएंगे। WP कंटेंट के अंदर आपको देखिए थीम्स का फोल्डर देखने को मिल रहा है, इस थीम्स के फोल्डर के अंदर आपको जाना है। अब आपको देखिए 2017 2019 ये थीम्स रखने की जरूरत नहीं है, आप इनको डिलीट भी कर सकते हो, अगर आप पड़े रहने देना चाहते हो आप पड़े भी रहने दे सकते हो। तो आपको वो जो फोल्डर है थीम का वो यहाँ पे अपलोड करना है थीम्स फोल्डर के अंदर। तो मैं वापस अब यहाँ अपलोड करूँगा, सेलेक्ट करूँगा, तो यहाँ पे आप देखें मुझे मेरा कहाँ पे पड़ा है, थीम फॉरेस्ट में थीम्स, होमस्टेड एंड दिस वन। ये हमने जिप फाइल सेलेक्ट कर ली और इसको मैंने अपलोड कर दिया है। तो ये हमारी थीम अपलोड हो चुकी है। अब इस पेज को मैं बंद कर देता हूँ और वापस फाइल मैनेजर में आ जाता हूँ। तो इसको रिलोड करने पे आप देखेंगे कि मेरी थीम आ चुकी है और इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ। यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर दिया तो देखिए मेरी थीम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो जाती है जैसे ये कंप्लीट होता है प्रोसेस। राइट, तो अब देखिए मेरी यहाँ पे थीम एक्सट्रैक्ट हो चुकी हैं। तो मैं इसको WP कंटेंट पे जाता हूँ, थीम्स में होम स्टेट। आप देखिए होम स्टेट के नाम से अब मेरी यहाँ पे थीम की फाइल्स आ चुकी हैं। बट अब इस थीम को तो आपने अपलोड कर दिया है, अब इसको रन कैसे करेंगे? तो रन करने के लिए हम वापस अपने बैकएंड में जाते हैं, दिस वन। अब मैं इस पेज को अपीयरेंस में जाना है, अपीयरेंस के अंदर आपको थीम्स में जाना है। तो थीम्स में देखें अब आपको होम स्टेट के नाम से थीम दिखने लग गई है, बट ये एक्टिवेटेड नहीं है, आपको यहाँ से इसको एक्टिवेट करना है।
तो जैसे ही आप इसको एक्टिवेट करते हैं, ये आपकी होम स्टेट की थीम एक्टिवेट हो चुकी है। अब आपको देखिए, जब भी आप कोई भी बाहर की थीम लेकर आते हैं, तो सबसे पहले आपको थीम एक्टिवेट करने के बाद दो चीज़ों पे ध्यान देना है कि वो थीम कोई प्लगइन्स हमें इंस्टॉल करने के लिए तो नहीं कह रही। तो जैसे ही आप देखिए, पहला स्टेप होता है थीम एक्टिवेट करने के बाद आप ऊपर देखेंगे, वो हमें बताता है कि भाई कुछ आपके प्लगइन्स हैं जो इस थीम को चलाने के लिए रिक्वायर्ड है, आप उनको इंस्टॉल कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे बिगिन किया इंस्टॉलेशन प्लगइन। ये प्लगइन्स जो होते हैं, जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 आपका इंक्वायरी फॉर्म हो गया, इसका प्लगइन आपको इंस्टॉल करने के लिए कह रहा है। रेवोल्यूशन स्लाइडर जो बैनर्स आपके स्लाइड करते हैं उनको चेंज करने के लिए। थीम की सपोर्ट की थीम में कोई मॉडिफिकेशंस करनी है, उसको कैसे हैंडल करना है, तो थीम सपोर्ट। और विजुअल WP बेकरी विजुअल कंपोजर, ये आपके बैकएंड में पेजेस के कॉलम्स क्रिएट करना, डिज़ाइंस के अंदर इमेजेस इंप्लीमेंट करना, उसके लिए आपको ये सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं। तो ये रिक्वायर्ड है, ये आपको करने ही पड़ेंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी थीम रन नहीं होगी, ठीक ढंग से चलेगी नहीं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने सेलेक्ट ऑप्शन ऑल किया और इसको इंस्टॉल पे क्लिक कर देता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ। तो मैंने जैसे इसको अप्लाई किया, ऑटोमेटिकली आपके ये प्लगइन्स अब इंस्टॉल होने लग जाएंगे। देख रहे हैं यहाँ लोडिंग टाइम आ रहा है, तो फिलहाल इसको अभी इंस्टॉल होने दीजिए। जब तक इंस्टॉल नहीं होंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो लीजिए, ये आपके सारे प्लगइन इंस्टॉल हो गए हैं। आपको ध्यान रखना है कि इंस्टॉल करने के बाद आपको एक्टिवेट भी करना है प्लगइन्स को। तो आप वापस रिटर्न जाएंगे रिक्वायर्ड प्लगइन इंस्टॉलर पे। तो यहाँ पे आप दोबारा से सिलेक्ट करेंगे और फिर से आप क्या कर देंगे, अब एक्टिवेट। आपने एक्टिवेट पे क्लिक करना है और अप्लाई कर देना है। वेट, थोड़ा टाइम लेगा एक्टिवेशन में। कई बारी जल्दी हो जाता है एक्टिवेशन, कई बारी थोड़ा टाइम लेता है, डिपेंड करता है थीम के ऊपर। तो जैसे अभी हम यहाँ पे देखें हमारे थीम्स हो चुके हैं। मैं वापस एक बारी प्लगइन्स में चेक कर लेता हूँ। तो अभी नहीं हुआ हमारा एक्टिवेशन, मैं दोबारा से एक बारी ट्राई करता हूँ। हेलो डॉली, और ये दो प्लगइन बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं वर्डप्रेस के साथ, आपको इनसे कुछ नहीं लेना देना, आप इनको डिसलाइक कर सकते हैं। बाकी हम एक्टिवेट कर देते हैं इनको। हाँ जी, अब आपके सारे प्लगइन्स एक्टिवेट हो चुके हैं। अब आप फिर चेक कर लेते हैं एक बारी कंफर्म। देखिए हमारे जो 4 ये प्लगइन्स हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो हमें इंस्टॉल करने के लिए मिले था, तो वो एक्टिवेट हो चुका है। अब हमारा पर्पस ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम देखते हैं फ्रंट एंड में हमारा कोई चेंज हुआ, तो हम यहाँ पे जाएँगे और इस पेज को हम रिफ्रेश कर देते हैं। तो देखिए बिल्कुल फ्रंट एंड में चेंजेस आए हैं, लेकिन फिर भी हमारा पेज खाली पड़ा है, राइट? इन्फॉर्मेशन हमारी सारी नहीं शो कर रहा। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी हमने थीम डाल दी है, थीम को एक्टिवेट कर लिया है, प्लगइन्स इंस्टॉल कर लिए हैं। लेकिन मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी कि थीम इंस्टॉलेशन के बाद आपको प्लगइन्स इंस्टॉलेशन करने हैं और प्लगइन के साथ आपको डेमो कंटेंट भी इंस्टॉल करना होता है। तो डेमो कंटेंट करने के लिए आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे देखें अपीयरेंस के अंदर देखें, आपको थोड़ा सा ऑप्शन देखनी पड़ती है कि कहाँ पे आपको थीम का कंटेंट डालना है, कहाँ से हमारे को ऑप्शंस मिल रही हैं। तो कई बारी आप देखें अपीयरेंस के अंदर आपको देखने को मिल जाता है थीम ऑप्शंस, या कई बारी आप यहाँ पे जैसे WP बेकरी है ऐसे करके होम स्टैट के नाम से, होम स्टैट साइट ऑप्शन के नाम से ऑप्शन आ जाती हैं। तो आपको वो देखना पड़ता है कि कहाँ पे आपको थीम ऑप्शंस की सेटिंग आ रही है। तो फिलहाल हम यहाँ पे चेक करते हैं, क्योंकि इस थीम की जो सेटिंग्स हैं वो यहीं से आपको देखने को मिलेंगी। तो आप देखें ये आपके पास जनरल सेटिंग्स आ रही हैं, हेडर में क्या डालना चाहते हैं, तो आप हेडर पे क्लिक करेंगे, लोगो वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, फ़ोन नंबर डाल सकते हो।
फूटर आपने चेंज करना है तो फूटर का कैसे आपका डिज़ाइन होना चाहिए, क्या कंटेंट होना चाहिए, वो आप चेंज कर सकते हो। पेज सेटिंग्स की आप पेज सेटिंग सर्च पे क्या दिखाना चाहते हो, ऑथर पे क्या दिखाना चाहते हो। तो बेसिकली आपको यहाँ से कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन आ रही हैं। तो ये वेबसाइट इतनी हैवी नहीं है क्योंकि लैंडिंग पेज है तो इस पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है दिखाने को, पूछने को। लेकिन आप यहाँ पे सबसे ज़्यादा लास्ट में देखें कि आपको ढूंढना होता है कि हमारे पास डेमो इंपोर्ट करने का कहाँ से है मेथड। तो आप देखें मैंने जब यूटिलिटी पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की ऑप्शन आ रही है। लेकिन जहाँ से हमने ये थीम ली है तो यहाँ पे हमें इन्होंने कोई भी डेमो कंटेंट का डाटा नहीं दिया, इन्होंने सिर्फ थीम थीम दे दी है। तो कहने का मतलब कि हम यहाँ से इस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट मेथड से कुछ पे नहीं इंपोर्ट कर सकते। बट इन्होंने नीचे देखिए इंपोर्ट डेमो सेटिंग का ऑप्शन दे रखा है कि बाय डिफॉल्ट इन्होंने ऑनलाइन मेथड दे रखा है कि आप बस एक बटन क्लिक कीजिए और आपको डेमो कंटेंट इंस्टॉल हो जाएगा। अब जैसे आप देख रहे हैं ये डेमो कंटेंट इंस्टॉल हो रहा है। ये दो चीज़ें आपको करना बहुत जरूरी है थीम इंस्टॉलेशन के बाद। पहले आपको प्लगइन्स करने हैं, ये नहीं आप कर सकते कि पहले आपने डेमो डाटा कर लिया फिर प्लगइन्स कर रहे हैं। सबसे पहले आपको प्लगइन्स करने हैं, फिर ही उसके बाद आपको डेमोस डाटा इंसर्ट करना है। इसको अभी होने देते हैं क्योंकि जब तक डेमो डाटा नहीं आएगा तो फ्रंट एंड का स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, और फ्रंट एंड का जब तक स्ट्रक्चर नहीं आएगा तब तक आप उसमें वर्क नहीं कर सकते। नहीं तो आपको सारा काम जो है बेस लेवल से खुद करना पड़ेगा। जो आप बेस लेवल से करते काम वो इन डिज़ाइनरों ने प्रोफेशनल तरीके से वो बेस लेवल का काम कर चुके हैं और उसको एज अ डेमो डाटा डाउनलोड करने की ऑप्शन देते हैं, ताकि कोई ये डेमो डाटा गलत यूज़र जो मतलब कि जिसने नहीं परचेज़ किया उसके हाथ में ना लग जाए। तो इसलिए जो डेमो डाटा की सेटिंग्स होती हैं ये बाद में ही डाउनलोड होती हैं। डेमो डाटा काफ़ी ज़्यादा होता है, डिपेंड करता है वेबसाइट के ऊपर। अगर आप ई कॉमर्स के डाटा की बात करें उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो हाँ जी, अभी जैसे ये हो रहा है इसको होने देते हैं। बिल्कुल, आप देखिए आप यहाँ पे हमारा डेमो डाटा हो चुका है, ऑल डन, कोई एरर नहीं आई है, ज़ीरो एरर है हमारी। तो अब हमारा यहाँ पे डेमो डाटा हो चुका है। अब आप देखें सीधा मैं डायरेक्ट आपको ले चलता हूँ फ्रंट पेज पे और इसको मैंने रिफ्रेश किया। तो देखिए अब सारी इंफॉर्मेशन हमारी प्रॉपरली आ रही है। अबाउट प्रॉपर्टी कंटेंट आ रहे हैं, बेडरूम 5 बेडरूम, प्रॉपर्टी डिटेल्स, एक्सटीरियर आप देखें टैब्स हमारे चलने लग गए हैं और फोटो गैलरी आ चुकी है। तो आप यहाँ देखें कि हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी फोटोग्राफ्स होती हैं वो हमें थीम के साथ नहीं आती, उनकी जगह ऐसे प्लेस होल्डर्स आते हैं। बट वो आपको जगह दे देते हैं कि आपको इमेजेस कहाँ पे क्या डालनी है, आप अपनी मनपसंद की इमेजेस डाल सकते हो। या कई साइट्स होती हैं वो इमेजेस भी देती हैं, डिपेंड करता है कि उन्होंने वो इमेजेस परचेज कर रखी हैं कि नहीं। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर हमारा स्ट्रक्चर रेडी हो गया तो हमने नेचुरली अपनी इमेजेस तो डालनी ही होती हैं। तो हम अपनी इमेजेस डाल के यहाँ पे कंटेंट लगा सकते हैं। तो देखिए अब इसमें आपको पूरा पेज आपका सेट हो चुका है। अब बस आपका काम क्या होता है, अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डालना। तो अभी जैसे सपोज करो मुझे रियल एस्टेट से रिलेटेड क्या कहते हैं प्लगइन डालना था, सॉरी लैंडिंग पेज बनाना था। तो मैंने क्या किया, मैंने रियल एस्टेट से रिलेटेड ही वेबसाइट का लैंडिंग पेज ढूंढा और उसको मैंने थीम को इंस्टॉल कर दिया। तो ऐसे ही अगर आप कोई वेब डिज़ाइनिंग की कंपनी का बनाना चाहते हो तो आपको उसी से रिलेटेड थीम ढूंढनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर जो कंटेंट की सेटिंग्स होती हैं, इंफॉर्मेशन होती हैं, वो एज अ आईटी कंपनी को जो चाहिए उस हिसाब से होती हैं। रियल एस्टेट में रियल एस्टेट के हिसाब से होती हैं। लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है, अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आ गया है बट ये रियल एस्टेट का है और आप चाहते हो नहीं मुझे इसको वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए बनाना है, तो आप इस डिज़ाइन को भी मॉडिफाई कर सकते हो, बट वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है।
हर चीज़ पे आपको वर्कआउट करके उसकी चीज़ों की रिप्लेसमेंट करनी होती हैं। तो बेसिकली वो अगर आप प्रोफेशनल, अगर आपको लगता है कि आप इतना पेन ले सकते हो, यू मस्ट गो फॉर इट, तो आप कर सकते हो, उस चीज़ के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहने का मतलब इधर हमारा ये लैंडिंग पेज तैयार हो गया है। अब इसमें से जो इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए वो मैं रखूँगा, जो इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं चाहिए उनको मैं डिलीट कर दूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं ये लेटेस्ट न्यूज़ आ रहा है, मुझे न्यूज़ नहीं चाहिए, मुझे ये जो मीरापुर ये जो कॉन्टैक्ट आ रहा है, ये भी नहीं चाहिए क्योंकि ऑलरेडी मैंने अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऊपर दे दी हैं। तो आप देखें यहाँ पे मेरे पास नंबर आ रहे हैं, तो मुझे नहीं चाहिए तो मैं उनको रिमूव कर दूंगा। तो अब मैं रिमूव कैसे करूंगा? तो आपको देखना है ये, पहले तो आपने ये चेक करना है कि आप कंटेंट कहाँ से रिमूव कर रहे हो। ये मेरा होम पेज है तो मुझे नेचुरली होम पेज से रिमूव करना है। तो मैं बैकएंड में जाऊंगा और अपने पेजेस के अंदर फाइंड दिस वन, मैं पेजेस में ऑल पेजेस में गया, मैं अपना थीम ऑप्शन के पेज को भी ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे ताकि कुछ चेंज करना हो। तो आप देखें यहाँ पे होम पेज 1 की ऑप्शन आ रही है, मैं इसको एडिट करूँगा। तो देखिए एडिट करने पे मेरा ये कंटेंट इस तरीके से शो हो रहा है। वो क्यों? क्योंकि अब क्या होता है कि आपका जो ये पेज है वो WP बेकरी पेज बिल्डर के थ्रू क्रिएट किया गया है। तो आप यहाँ देखें, आपके जब आप एडिट के करने लगते हैं तो आपने देखा होगा यहाँ पे लिखा रहा है एडिट विद WP बेकरी पेज बिल्डर। नेचुरली आपने प्लगइन यूज कर रखा है अपने पेजेस को क्रिएट करने के लिए, तो आप इसी के थ्रू ही एडिट करेंगे। तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं इसको। तो ये पेज बिल्डर जो है WP बेकरी का, ये आपको फ्रंट एंड पे ही मॉडिफिकेशन करने के लिए ऑप्शन दे देता है कि आपको फ्रंट एंड में दिखता रहेगा, जो भी पार्ट पे आपने काम करना है आप वहीं से उसको एडिट कर सकते हो। जैसे कि सपोज कीजिए मुझे रेवोल्यूशन स्लाइडर चाहिए, चेंज करना है, ये जो पीछे प्लेस होल्डर देख रहे हो आप, ये मुझे बैनर चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक करूंगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास रेवोल्यूशन स्लाइडर लगा पड़ा है होम के नाम से। तो यानी कि यहाँ पे मुझे जो सा प्ले स्लाइडर है होम कॉल हो रहा है रेवोल्यूशन, तो मुझे होम स्लाइडर के अंदर जाके काम करना होगा, यानी कि उसकी चेंजेस यहाँ से नहीं हो सकते। फिलहाल मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि हम नीचे से जाके दो ऑप्शन हमने रिमूव करनी है, लेटेस्ट न्यूज़। तो मैं यहाँ से इस लेटेस्ट न्यूज़ कॉलम को देखिए यहाँ से रो को डिलीट कर देता हूँ। तो देखिए अब आपका जो लेटेस्ट न्यूज़ वाला कॉलम था वो आपका डिलीट हो चुका है, राइट। अब आपको देखें यहाँ डिलीट के ऑप्शन, मैंने रो ही डिलीट मार दी। अगर मैं यहाँ पे जाके इसको एडिट करता या डिलीट करता तो ये सिर्फ गूगल मैप डिलीट होगा, रो यहीं रहेगी, ये पॉइंट्स यहीं रहेंगे। लेकिन अगर मुझे पूरी ही रो, ओके सर वॉइस नहीं आ रही। पारस जी आपको दोबारा लॉगिन कर लेना चाहिए, एक बारी आप दोबारा से बंद करके दोबारा लॉगिन कर लें। अर्चित जी आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो अर्चित जी। अर्चित को आ रही है मेरी आवाज़, ओके। पारस आपको आ रही है मेरी आवाज़? हेलो पारस, हेलो। हाँ जी सर। अब आ रही है आवाज़? हाँ जी अब आ रही है। तो क्या बताया था, दोबारा रिपीट करोगे? कहाँ से आपने नहीं सुना? सर लास्ट जिस टाइम मैं बोला था बस तभी से नहीं सुना। अच्छा, बेसिकली मैं आपको वही बता रहा था एक कि वाला पार्ट बता देते। हाँ, मैं आपको ये बता रहा था कि अपना माइक ऑफ कर लो पारस। हाँ, कि मैं आपको ये बता रहा था कि जैसे वेबसाइट के अंदर जो आपको, जैसे अब ये आपका इंटरफेस तैयार हो चुका है, आपको पर्टिकुलर कोई पार्ट नहीं चाहिए, आप कहते हैं कि हम सबसे पहले हम उस पार्ट को निकाल देते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं चाहिए। जैसे मुझे लेटेस्ट न्यूज़ नहीं चाहिए, मैं न्यूज़ दिखा के क्या करूँगा? तो हम उस पार्ट को रिमूव कर देते हैं और अपने पेज को छोटा करते हैं। तो मैंने यहाँ पे डिसाइड किया कि मैंने लेटेस्ट न्यूज़ को नहीं दिखाना, मैंने इसको रिमूव करना है। मैंने ये जो कॉन्टैक्टस का रो है ये हटानी है। तो उसके लिए मैं बैकएंड में गया और यहाँ पे बैकएंड में गया और मैंने होम पेज को ओपन किया। होम पेज को ओपन करके मैंने उसको एडिट किया, लाइक एडिट विद, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। एडिट
दिस वन, मैं इसको बंद कर देता हूँ, कट कर देता हूँ, दोबारा से देखते हैं इसको। डैशबोर्ड, मैं अब पेजेस में जाऊंगा। सबसे पहले मुझे देखना कि मुझे कौन से पेज पे काम करना है, डिलीट करना है, तो मैंने होम पेज पे करना था। तो यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन आती हैं एडिट करने की, एक तो HTML मोड के थ्रू एडिट और एक एडिट विद WP बेकरी। अगर ये चीज़ आ रही है तो आपको एडिट इसी से ही करना है, क्योंकि आपके जो पेजेस हैं वो जो क्रिएट हुए हैं वो WP बेकरी पेज बिल्डर से ही क्रिएट हुए हैं, तो एडिट भी आप उनको इसी से करोगे। तो आपने इसको एडिट पे क्लिक किया, तो इसका बेनिफिट क्या होता है पेज बिल्डर का कि ये आपको होम पेज पे ही लेके जाएगा, और जोन से पार्ट के ऊपर आपने काम करना है तो आपको वहाँ पे जाके दिस वन पार्ट को रिमूव कर देना है। दिस वन, जैसे अभी आप देखें कि आपको इस मॉड्यूल पे काम करना था लेटेस्ट न्यूज़ को, तो आप यहाँ से लेटेस्ट न्यूज़ को क्रॉस करते हैं तो ये आपका पूरा ही लेटेस्ट न्यूज़ की रो डिलीट हो जाती हैं। तो आपने वो डिलीट कर दिया, आपको था ये भी डिलीट करना है, तो आप इसको यहाँ से भी डिलीट कर सकते हो। और आपको सब्सक्राइब फॉर न्यूज़लेटर पे क्लिक करना है, डिलीट करना है, तो आप इसको भी न्यूज़लेटर को डिलीट कर सकते हो, क्योंकि आजकल न्यूज़लेटर नहीं चलते। आजकल कोई मेल फंक्शन जो है, बल्कि मेलिंग करते हैं लोग, लेकिन इतना कोई उसको वर्कआउट नहीं लेता। अब आप ऊपर देखेंगे कि टेस्टिमोनियल्स ठीक हैं, आप टेस्टिमोनियल यही दिखाना चाहते हो कि कॉन्टैक्ट फॉर्म में आप देखें कि हाँ कॉन्टैक्ट फॉर्म में यहाँ पे आप चाहते हो कि रियल एस्टेट वेबसाइट है, नेचुरली कोई एजेंट ही होगा उसको बेचने वाला, तो आप यहाँ से एजेंट इस रो को एडिट कर सकते हो, कॉलम को। तो जैसे मैं यहाँ पे ये तो आपकी रो का हो गया ऑप्शन, यहाँ से आप देखेंगे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आप इसको एडिट करेंगे। एडिट करने पे आपको देखिए क्या ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, दिस वन, नेटिव कलर्स, contact information setting. I would like to activate the version of additional updates. This is not needed the setting number. Okay, देखते हैं। हाँ, देखिए अब आपने इस पे एडिट पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको प्लेस होल्डर आ रही है। आप चाहते हैं यहाँ पे मैं किसी पर्सन की इमेज लगा दूँ, पहले तो मैं इसको डिलीट करूँगा और यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा मीडिया लाइब्रेरी में। तो देखूँगा मीडिया लाइब्रेरी में तो मेरे पास कोई इमेज नहीं है, तो नेचुरली मैं इसको अपलोड करूँगा। तो अपलोड करने के लिए सबसे पहले हमारे पास इमेज होनी चाहिए। तो मैं गूगल पे जाता हूँ या फ्री पिक पे जाता हूँ। तो यहाँ से हम एजेंट मारेंगे सर्च। तो देखिए यहाँ पे कोई मुझे वाइट बैकग्राउंड वाली इमेज चाहिए, लाइक दिस वन। ये हमारे को सूट कर रही है, तो इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ, लेकिन ये वाइट बैकग्राउंड में नहीं है, ग्रे में है, तो वहाँ स्क्वायर आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ कोई ऐसी इमेज जो वाइट बैकग्राउंड पे हो, तो इसमें नहीं है। दिस वन, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, लाइक यहाँ पे प्रॉपर वाइट है, इसमें हमारे पास राइट साइड में स्पेस आ रही है, तो मैं इस सीट पे क्लिक करता हूँ और इसको मैं सेव कर लेता हूँ, सेव इमेजेस। और इसको मैं फ़िलहाल डेस्कटॉप पे एजेंट के नाम से सेव कर लेता हूँ, राइट। तो अब मैंने क्या किया, मैं वापस पेज बिल्डर पे जाऊँगा और अपलोड करूँगा एजेंट के नाम से जो मैंने फाइल बना रखी थी, दिस वन। इसको मैंने सेट कर दिया। तो आप देखें मेरी यहाँ पे इमेज इस चीज़ की आ जाएगी, और यहाँ पे मैं राशिद कबीर है, मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैं लिख देता हूँ गुलशन के वधावन, जो मेरे क्लाइंट हैं बेसिकली, और जो भी टाइटल रखना है, उसके इंट्रो रखनी है, उनका फ़ोन नंबर, मैं यहाँ पे फ़ोन नंबर चेंज कर सकता हूँ 9356233337। जैसे अभी मैं फ़िलहाल अपना डाल देता हूँ, फॉर शो बेसिस +91 इस वन। ईमेल आईडी मैंने डाल दी, फेसबुक लिंक डाल दिया, ठीक है ना, सेव कर दिया। तो अब देखें यहाँ पे सेव करते ही मेरी यहाँ पे फोटोग्राफ चेंज हो गई, इन्फॉर्मेशन चेंज हो गई। तो अब मैं ईमेल आईडी वगैरह अपना जो भी सेट कर लेता हूँ, राइट। अब यहाँ पे गूगल मैप आ जाता है। ये गूगल मैप आपको चाहिए तो आप गूगल मैप को मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना, एडिट कर सकते हैं। लेकिन गूगल मैप अगर नहीं दिखाना चाहते, आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। अब बात आती है आपकी प्लेस होल्डर की, बैनर्स की बात करें
तो जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया था कि यहाँ पे मैं जब क्लिक करता हूँ तो रेवोल्यूशन स्लाइडर में आपको स्लाइडर की ऑप्शन आती है होम, कि आपको वो बता रहा है कि कौन सा स्लाइडर आपने सिलेक्ट कर रखा है। तो आपको इसको ठीक करना है। तो आप देखिए एक और वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आ जाएं, तो यहाँ पे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको स्लाइडर रेवोल्यूशन की ऑप्शन आती है। तो आप इस पे जाके स्लाइडर रेवोल्यूशन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप देखें होम के नाम से आपको वहाँ पे स्लाइडर का आ रहा था सिलेक्ट करना, तो आपने इस थीम के ऊपर जाना है, क्योंकि आप अलग अलग स्लाइडर्स भी क्रिएट कर सकते हो। होम पेज के लिए अलग रिस्पॉन्सिव स्लाइडर कर सकते हो, इनर पेज के लिए अलग कर सकते हो, तो मल्टीपल जितने मर्जी क्रिएट कर सकते हो आप अपने स्लाइडर रेवोल्यूशन से। तो आपने इसको एडिट करना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो वो कह रहा है कि स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3। तो स्लाइड 1 में आप कौन सी इमेज चलाना चाहते हो आप उसको क्लिक कीजिए, और यहाँ पे आप देखें ये चीज़ ऑप्शन आ रही है आपके पास। आपने कुछ नहीं करना, आपने यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज पे जाना है, जनरल सेटिंग्स, थंबनेल जैसे ये ऑप्शंस आ रही हैं। ये बेसिकली स्लाइडर रेवोल्यूशन काफ़ी बड़ा आ जाता है सॉफ्टवेयर ऑपरेट करने को। तो अभी हमने सिर्फ जो ध्यान देना है वो ये देना है कि आपकी बैनर कौन सा डले इसमें। हमने यहाँ से अपलोड किया, सेलेक्ट फाइल्स किया। अब मैं देखता हूँ कि मेरे पास कोई रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई बैनर पड़ा है, तो मैं जाऊँगा अपने प्रोजेक्ट्स में। यहाँ पे मैंने किया SMO, मैं मैजेस्टिक पे जाता हूँ, दिस वन। जैसे मैं ये बैनर 4 है, इसको मैं उठा लेता हूँ, थोड़ा सा ठीक लग रहा है, इसको मैं उठाता हूँ। याद रखिएगा जो आपके बैनर्स होते हैं उनका जो साइज होता है, उसकी जो विड्थ होती है वो 1920 होनी चाहिए मिनिमम, मिनिमम नहीं मैक्सिमम 1920। तो 1920 आपको लेके ही जाना। आप ये कोशिश करो जब भी आप बैनर अपलोड कर रहे हो तो 1920 पिक्सल का वो बैनर होना चाहिए विड्थ में। और हाइट जो है वो प्रोपोर्शनेटली होती है, 600 से आप शुरू कर सकते हो। अगर आप 1920 रख रहे हैं तो हाइट उसके हिसाब से 600 आपकी सूट करती है। तो जैसे यहाँ पे मैंने हाइट बैकग्राउंड इमेज ले लिया है, तो ये हमारी इमेज आ गई है। इसको मैं सेव कर देता हूँ। मेरे पास सेव करने की ऑप्शन देख लेते हैं। एड्रो एड्रो चेक लेयर 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 कहाँ पे आती है, नेविगेशन स्लाइड सेट, हाँ दिस वन, ये रही सेव स्लाइड। आपने इसको सेव किया। अब आप यहाँ पे देखेंगे इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। ओके, रिफ्रेश करने से पहले जो आपने ये पेज एडिट किया था इसको अपडेट करना जरूरी है, तो आपने यहाँ से इसको अपडेट कर दीजिए। तो ये आपका सक्सेसफुली अपडेटेड मैसेज आ गया है। अब आप यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए यहाँ पे अब आपका बैनर आ गया है, राइट। तो ये बैनर भी आपके स्लाइड वाइज चेंज होता रहेगा। जब आप नेक्स्ट स्लाइड में दूसरा बैनर डालेंगे तो आपका वो बैनर वहाँ पे दूसरा आ जाएगा। तो सेम केस आपने नीचे देखिए, नीचे आपने यहाँ पे क्या किया है, हाँ आपने इमेज डाली थी, उसका कंटेंट लिखा था, वो कंटेंट आपका आ चुका है। फुल नेम, ईमेल एड्रेस, मैसेजेस, आप यहाँ पे जो भी कोई आप चाहते हैं विजिटर है वो आता है आपके इस पोर्टल के ऊपर और वो चाहता है आपसे कांटेक्ट करना, तो वो ये फुल नेम, ईमेल एड्रेस और मैसेज टाइप करेगा, सेंड करेगा, तो ये आपको ईमेल चली जाती है। तो ये ईमेल कैसे जाती है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हम अब कॉन्टैक्ट फॉर्म की बात करते हैं कि इसको कॉन्टैक्ट फॉर्म, पहले हम एडिट पेज पे जाते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि ये कॉन्टैक्ट फॉर्म है, मैं इस पे एडिट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है जो ये यूज कर रहे हैं। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 ID10 टाइटल कॉन्टैक्ट एजेंट फॉर्म, कि आपको अगर इस कॉन्टैक्ट फॉर्म में कुछ चेंजेस करने हैं, कोई फील्ड्स एडिट करनी है, इंसर्ट करनी है, तो आप कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 वाली फील्ड के ऊपर जाए। तो ये कहाँ मिलेगा आपको, तो मैं आपको वापस ले चलता हूँ। आप देखें यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म्स का ऑप्शन आ रहा है, कॉन्टैक्ट का। तो आप यहाँ कॉन्टैक्ट फॉर्म्स में जाएंगे, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। हेलो, हाँ जी। तो आपने देखा जैसे यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है, तो ये अलग अलग टाइप के कॉन्टैक्ट फॉर्म आते हैं, कोई निंजा फॉर्म आता है, कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म आता है। तो आपने देखा थीम इंस्टॉलेशन जब आपने की थी तो कॉन्टैक्ट फॉर्म जो था, ये कॉन्टैक्ट वाला प्लगइन था,
ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको इंस्टॉल करने के लिए कहा उसने, क्योंकि ये थीम उसके कॉन्टैक्ट फॉर्म को सपोर्ट कर रही है। बट आपको लगता है कि नहीं मुझे कॉन्टैक्ट फॉर्म नहीं करना, मुझे निंजा फॉर्म करना है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। आप यहाँ से कॉन्टैक्ट फॉर्म डिलीट करके वहाँ पे निंजा फॉर्म भी लगा सकते हो। बट ये भी जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है ये भी काफ़ी अच्छा फॉर्म है, आप इसको एडिट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको पहले से 2 फॉर्म 3 फॉर्म्स बने आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि जिसका टाइटल ये हो, जिसकी आईडी ये हो, ये आपका फॉर्म जो है होम पेज पे कॉल हो रहा है। तो आप इस फॉर्म को एडिट करेंगे, तो आप यहाँ देखें कि आपके पास एडिट की ऑप्शन आ रही है। एडिट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा दिस वन div क्लास फॉर्म ग्रुप। अब इसमें क्या आ रहा है, ये थोड़ा सा HTML पार्ट आ जाता है, राइट। तो HTML पार्ट की बात नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको HTML नहीं आता तो आप नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा ध्यान लगाने की जरूरत है कि इसमें आपको क्या मांगा जा रहा है। देखिए टेक्स्ट में आपको सबसे पहले मांगा जा रहा है फुल नेम, ईमेल एड्रेस और मैसेजेस। अब आपको चाहिए फ़ोन नंबर, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे नंबर भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जहाँ पे मैं चाहता हूँ क्रिएट करना, मैंने डिव पे क्लिक किया, मैं एंटर मारता हूँ कि ईमेल एड्रेस के बाद फ़ोन नंबर आ जाए, मैंने ये नंबर पे क्लिक किया। तो फील्ड टाइप कौन सी चाहिए कि मुझे इनबॉक्स, ओके नंबर, चलो आप इसको नंबर को छोड़ दीजिए, यहाँ पे आप टेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि उसमें क्या रहेगा नंबर में, जैसे कई बार लोग होते हैं +91 लिख देते हैं तो प्लस का साइन नहीं कंसिडर होगा। इस वजह से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सिंपल टेक्स्ट बॉक्स लें, या फिर आप ये टेलीफोन ले सकते हैं कि टेलीफोन रिक्वायर्ड फील्ड कर दीजिए टेलीफोन। डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपने लिख दिया, जैसे आप पर्सन को बताना चाहते हो कि भाई सिंपल +91 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल लिख दिए 93 और एक्स 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 10 डिजिट का होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। मैं बड़े लेटर्स में लिख देता हूँ, 1 2 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। यूज दिस टेक्स्ट एज द प्लेस होल्डर, ताकि पर्सन को याद देखने को मिले कि मुझे क्या लिखना है। आईडी एट्रीब्यूट क्लास एट्रीब्यूट लिखने की जरूरत नहीं, दैट्स इट। इंसर्ट टैग, आपने इंसर्ट टैग कर दिया। अब आप देखें कि बाकी जो टैग्स हैं वो डिव के अंदर है, फॉर्म ग्रुप एक क्लास लगी हुई है जो कि उस फील्ड को डिज़ाइन कर रही है। तो आपने क्या करा, आपने ये डिव पे कॉपी किया और यहाँ से आपने इसको इंसर्ट कर दिया, और ये डिव भी आपने कॉपी किया, क्लोजिंग डिव है तो नेचुरली ये क्लोजिंग डिव मैं यहाँ डाल देता हूँ। अब देखिए ये तो आपका हो गया फॉर्म कि अब आपका इसमें फ़ोन नंबर भी आ चुका है और सबमिट का बटन भी लग चुका है, सब कुछ हो चुका है। अब आप चाहते हैं कि जब भी कोई यूज़र इस फॉर्म को भरे तो आपको ईमेल आ जाए, राइट। तो ईमेल लाने के लिए आप देखें मेल फंक्शन पे जाएंगे, मेल पे जाएं तो आपको यहाँ पे वो पूछ रहा है कि भाई किसको मेल जानी चाहिए। तो आपने यहाँ पे डाल दिया अपनी ईमेल आईडी कि भाई जो भी कोई फॉर्म भरना है तो इस ईमेल आईडी के ऊपर मेल आ जाए। अब फॉर्म किसकी तरफ से आया है, तो यहाँ देखिए सेंडर ईमेल एड्रेस डज नॉट बिलोंग टू द साइट नेम। तो हम यहाँ पे ईमेल नहीं रखते, हम सिर्फ उस यूज़र का नाम को कॉल कर लेते हैं। फ्रॉम कि कहाँ से कॉल आई है, तो यूज़र नेम आपने यहाँ पे दे दिया। और आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि किस ईमेल आईडी से आई है यहाँ पे। तो आपने देखा ईमेल, यहाँ से आपने ईमेल सेलेक्ट किया, दिस वन, ये लो जी। सेंडर ईमेल एड्रेस डज नॉट बिलोंग टू द साइट डोमेन, ओके। वो कहते हैं चलो जी ईमेल कहाँ से आई है, वो बता रहे हैं कि आपकी जो ईमेल आई है info@makan for sale.com। लो जी, अब उसने देखो कह दिया कि भाई जो फ्रॉम आईडी होती है वो आपके डोमेन को बिलोंग करनी चाहिए। तो मैंने एक info@makanforSale.com के नाम से एक ईमेल बना लूंगा और वो ईमेल यहाँ पे डाल दूंगा कि भाई कौन सी वेबसाइट से मुझे मेल आई है। ये जो मेल जनरेट होगी नेचुरली मेरे मल्टीपल वेबसाइट हो सकती हैं, अगर मुझे कोई मेल आती है तो मुझे ये भी तो पता चलना चाहिए ना कि वो ईमेल कौन सी वेबसाइट से जनरेट हो रही है। तो इसलिए मैंने जब यहाँ पे ईमेल आईडी लिखा info@makanforsale.com, तो मुझे उस ईमेल आईडी से मेल रिसीव होने लग जाएगी। सब्जेक्ट कि होम स्टेट सिंगल प्रॉपर्टी वर्डप्रेस थीम, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि न्यू क्वेरी इज जनरेटेड, रिसीव्ड लिख देता हूँ, रिसीव्ड, ठीक है ना, न्यू क्वेरी इज रिसीव्ड। और यहाँ पे मैं सब्जेक्ट मेंशन कर दूंगा कि उस पर्सन का कि भाई मुझे क्या चाहिए। तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट ना लेके आप क्या लिखो कि भाई उस पर्सन की ईमेल आईडी लिख लो, दिस वन। या आप ईमेल आईडी लिख सकते हो, या फिर आप टेक्स्ट पे उसका नाम भी लिख सकते हो, उसका फ़ोन नंबर भी लिख सकते हो, डिपेंड करता है कि आप क्या लिखना चाह रहे हो, राइट।
इसके बाद एडिशनल रिप्लाई टू की रिप्लाई किस पे जाना चाहिए, उसी की ईमेल पे जाना चाहिए, ईमेल 396 की। अगर आप कोई मेल कर रहा है तो आप रिप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको जो मेल का लिखना है कीवर्ड ईमेल 396, क्योंकि ये हमें दिखा रहा है कि उस पर्सन की जो ईमेल है वो 396 है। पहले मैं यहाँ पे जाके इस फॉर्म को सेव कर देता हूँ, क्योंकि फॉर्म फील्ड जो हमने नई डाली थी वो फॉर्म फील्ड का एक्सटेंशन वहाँ पे नहीं दिखा रहा है। तो मैंने इसको सेव कर दिया, मेल पे जाऊँगा तो अब देखिए मुझे टेलीफोन फील्ड भी उठा के दे रहा है, राइट। तो यहाँ पे मैंने रिप्लाई टू का ऑप्शन डाल दिया। अब ये बता रहा है कि फ्रॉम योर नेम, तो जो आपका नाम है, लाइक नाम क्या है आपका, टेक्स्ट 463 आईडी है नेम की, तो आपको यहाँ पे इसको रिप्लेस करना पड़ेगा टेक्स्ट 463। ईमेल वो अगले बारी में ईमेल मांग रहा है, तो ईमेल के फील्ड का आपका नाम है दिस वन, तो आप इसको कॉपी कीजिए और यहाँ से इसको डालिए, राइट। सब्जेक्ट आपका टेक्स्ट एरिया आ रहा है, तो आपने यहाँ से टेक्स्ट एरिया चूज करना है और यहाँ से इसको सब्जेक्ट में टेक्स्ट एरिया डालना है, एंटर। और आपको फ़ोन नंबर भी चाहिए, तो आपने क्या लिखा कि यहाँ पे फ्रॉम किस नाम से आया, ठीक है। और यहाँ से आप लिखोगे अपना मोबाइल, लो जी। तो मोबाइल में मैं यहाँ पे टेलीफोन नंबर डाल देता हूँ। आप थोड़ा सा इसको और इम्प्रूव करना चाहते हो, आप लिख सकते हो इधर थोड़ा सा ईमेल टाइप में लिख सकते हो, हेलो एडमिन, यू हैव रिसीव एन a query regarding real estate project, ठीक है। थोड़ा सा आपका बेसिकली यहाँ पे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, थोड़ा सा वो आपको आइडिया सा दे देता है कि हाँ भी आपका फॉर्मेटिंग बन जाती है। तो ये आपकी बन गई, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट आ गया और मैसेज बॉडी आ गई आपका योर मैसेज, अच्छा सब्जेक्ट, ओके दिस वन, ये जो टेक्स्ट एरिया था मैसेज बॉडी वो यहाँ पे आएगा, सॉरी दिस वन, ठीक है ना। और सब्जेक्ट हमने नहीं ले रखा, सब्जेक्ट ओके 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 ओके, सब्जेक्ट योर सब्जेक्ट आता है ना, एक मिनट मैं देख लेता हूँ उसमें योर सब्जेक्ट का क्या कमांड होता है। ओके दिस वन, ये रहा योर सब्जेक्ट। तो इसको योर सब्जेक्ट हम बाय डिफ़ॉल्ट रखते हैं, ये योर सब्जेक्ट की बाय डिफ़ॉल्ट फील्ड होती है, आपको यही रखनी है। टेक्स्ट एरिया मैसेज बॉडी में आता है टेक्स्ट एरिया, तो मैंने टेक्स्ट एरिया यहाँ पे रख दिया। तो यहाँ पे अब आपका पार्ट जो है कंप्लीट हो चुका है। आप कोई फाइल अटैच करना चाहते हो, अटैचमेंट भी आ जाएगी। आप दूसरी मेल चलाना चाहते हो कि एक एडमिन को भी मेल चली जाए, सॉरी जो यूज़र ने फॉर्म भरा है उसको भी एक ईमेल चली जाए, तो वो यहाँ से आप सेट कर सकते हो मेल टू। आपको ये सिलेक्ट करना होता है कि आप अभी क्या हो रहा था, अभी एक मेल जनरेट हो रही थी जो जा रही थी एडमिन को, अब एक मेल जाएगी किसको, यूज़र को भी। तो वहाँ पे यूज़र की जो ईमेल आईडी है वो ये है, तो इसको मैं कॉपी करूँगा कंट्रोल एक्स और यहाँ डालूँगा। फ्रॉम किससे आ रही है, मैं यहाँ लिखूँगा info@makan4sale.com। सब्जेक्ट मैं लिखूँगा कि लाइक योर क्वेरी इज सक्सेसफुली सबमिटेड, और मैं यहाँ लिख दूँगा मकान फॉर सेल domain.com, ताकि उसको पता रहे कि मेरे को कहाँ से मेल आई है। और रिप्लाई टू किस पे रिप्लाई करेगा, तो नेचुरली वो करेगा इन्फो पे, तो मैं इसको इन्फो पे कर देता हूँ। एंड मैसेज बॉडी कि यहाँ पे उसको क्या मैसेज शो होगा वो मैं लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो, इसका फर्स्ट नेम क्या था, टेक्स्ट 463, ये मैंने लिख दिया, मैसेज बॉडी हटा देता हूँ, ये मैंने लिख दिया हेलो टेक्स्ट 463, थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, ठीक है ना, वी विल गेट बैक टू यू शॉर्टली, लाइक दिस। तो यहाँ पे आपने ये चीज़ लिखा, आपको ये लाइन ज़रूरत नहीं है। रिगार्ड्स लिख दिया आपने, रिगार्ड्स मैनेजर मकान फॉर सेल.com, एंड नंबर दे दिया आपने +919356233333 दिस वन, दिस टाइप से आप एक मैसेज आपने बना के भेज दिया और इसको अब आप सेव कर दीजिए। नाउ आपका फॉर्म सेट हो चुका है।
ओके, एक ये एरर दिखा रहा है, वन कॉन्फ़िगरेशन एरर। देखते हैं हमारी कॉन्फ़िगरेशन। ओके, इनवैलिड मेल बॉक्स। ओके, योर सब्जेक्ट लिख दिया मैंने, यहाँ पे आपका ईमेल आना था, लॉजिक। अब हमारा ठीक है, इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो अब हमारी कोई एरर नहीं है, हमारा सेव हो चुका है। ये मैसेजेस हैं कि आपके फॉर्म भरने के बाद क्या क्या आना चाहिए, आप इनको एक बारी पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। और एडिशनल सेटिंग कुछ नहीं है, फॉर्म से यहाँ पे आपका फॉर्म सेट हो चुका है। अब आप इस फॉर्म को सेव कर देंगे, तो मैंने यहाँ से सेव कर दिया। तो अब आप फ्रंट एंड में देखिए, इस पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास मोबाइल फील्ड भी इंसर्ट हो गई है। आप यहाँ देखें, मोबाइल फील्ड भी हमारे पास इंसर्ट हो गई है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इंफॉर्मेशन भरता हूँ, विशाल पवार, विशाल, दस मैसेज, और जैसे आप सेंड करते हैं अभी एरर आएगा। ओके, मैसेज चला गया, क्या बात है। तो देखिए आपका यहाँ से मैसेज सेंड हो चुका है। अब ये देखना है कि मुझे मैसेज रिसीव हुआ है कि नहीं। ओके, अभी देखिए क्या होना है कि अभी मुझे मैसेज रिसीव नहीं हुआ। उसका रीज़न क्या है, मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आपको वर्डप्रेस के थ्रू अगर कोई भी मेल सेंड करनी है तो आपको मेल की सेटिंग भी करनी पड़ती है। मेल की सेटिंग मतलब कि जैसे आपको यहाँ पे मैंने दिखाया कि ये जो इन्फॉर्मेशन सेंड हो रही है ये तो कॉन्टैक्ट फॉर्म की सेटिंग होगी कि कहाँ पे जाएगी, किसको जाएगी। लेकिन वर्डप्रेस मेल जनरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे, हाँ, उसके लिए क्या होता है, अपीयरेंस प्लगइन्स में जाएंगे, ऐड न्यू प्लगइन करेंगे। यहाँ पे हमारे पास प्लगइन होता है, एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। जो मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, मैं उसका नाम देख लेता हूँ एक बारी। एडमिन, हाँ, इजी डब्ल्यू पी एस एम टी पी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इजी डब्ल्यू पी एस एम टी पी प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। तो ये रहा हमारे पास प्लगइन, हमने इसको इंस्टॉलेशन में लगा देते हैं। और ये इंस्टॉल्ड हो गया, मैं एक्टिवेट करूँगा। अब मुझे इसमें सेटिंग्स डालनी पड़ेंगी क्योंकि देखिए अभी जो कॉन्टैक्ट फॉर्म लगाना था, कॉन्टैक्ट फॉर्म का काम क्या होता है, आपकी इन्फॉर्मेशन को एडमिन पे भेजना और आपको रिप्लाई करना, ठीक है ना, कि आपकी इन्फॉर्मेशन सबमिट हो चुकी है। लेकिन वो होता है ईमेल्स के थ्रू। तो वो ईमेल, वो तो अपना फंक्शन कर रहा है कॉन्टैक्ट फॉर्म, लेकिन वर्डप्रेस जो है वो ईमेल नहीं सेंड कर पा रहा क्योंकि हमने अभी तक ईजी डब्ल्यू पी एस एम टी पी की सेटिंग्स नहीं करी थी। तो आपको जो ईजी डब्ल्यू पी एस एम टी जब आपका इंस्टॉल हो जाता है, आप इस प्लगइन का नाम याद रख सकते हैं। आपको सेटिंग्स में जाके इजी डब्ल्यू पी एस एम टी पी पे जाना है और यहाँ से आप अपनी फील्ड्स डालना शुरू कर देंगे कि कौन सी ईमेल आईडी से आपको भेजना है। तो सबसे पहले आपके पास makanforSale.com के नाम से ईमेल बनी होनी चाहिए। तो ईमेल बनाने के लिए आप क्या करेंगे, वापस अपने कंट्रोल पैनल में जाएंगे, होम पेज में। तो यहाँ पे देखेंगे कि आपकी कोई ईमेल आईडी ऑलरेडी बनी है, बिल्कुल, info@makanforSale के नाम से ईमेल आईडी आपकी बनी हुई है। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ईमेल आपकी, दिस वन। फ्रॉम नेम किसके नाम से जाएगा, मकान फॉर सेल के नाम से आपकी मेल जाएंगी। रिप्लाई टू ईमेल एड्रेस सेम रहेगा कि रिप्लाई किस पे आना है, दिस वन। और एस एम टी पी होस्ट क्या होना चाहिए, तो मैं यहाँ, हाँ, मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको, ठीक है। नहीं सर, स्क्रीन नहीं शो हो रही। हाँ, मैं स्क्रीन ऑन कर रहा हूँ।
वो बीच में बंद हो गया था, क्रैश कर गया था। तो अभी ओके। देखिए वापस यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपना मैंने जैसे मैंने आपको बताया कि दिस वन, कि मैंने ऑलरेडी एक अपनी पुरानी वेबसाइट पे सेटिंग्स कर रखी हैं, क्योंकि हर एक सर्वर की अपनी अपनी सेटिंग्स होते हैं, उनके इनकमिंग और आउटगोइंग मेल सर्वर्स होते हैं। तो वो आपको जो मिलेंगे वो आपके होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर से मिलेंगे। तो जैसे मेरे इनकमिंग सर्वर एसएमटीपी होस्ट नेम है दिस वन, मैं इसको उठा के अपना डाल देता हूँ यहाँ पे। मेरी एसएसएल बेस्ड वेबसाइट है तो मैं एसएसएल सेलेक्ट करूँगा। एसएमटीपी पोर्ट में चेक कर लेता हूँ, मेरा एसएमटीपी पोर्ट है 465। तो यहाँ पे मैंने 465 डाला। ऑथेंटिकेशन, अब यूज़र नेम क्या है, एसएमटीपी यूज़र नेम, मेरी ईमेल आईडी यूज़र नेम हो गई, और पासवर्ड मैंने ईमेल का डाल दिया जो मैं रखता हूँ, जो आपने अपनी ईमेल आईडी का किया होगा। आप उसको सेव कर दीजिए। अब इसको टेस्ट करने के लिए कि ये मेरी चल रही है कि नहीं, मैं एडिशनल सेटिंग्स में जाता हूँ और सॉरी टेस्ट मेल पे जाता हूँ। यहाँ पे मैं अपने आप को टेस्ट मेल कर लेता हूँ। मैंने सेंड टेस्ट मेल किया, तो अगर कोई एरर होगी तो वो मुझे यहीं पे बता देगा, यस टेस्ट ईमेल वाज सक्सेसफुली सेंट, नो एरर अकर्ड। तो अब मैं अपनी वेबसाइट पे जाता हूँ, ओ सॉरी जीमेल पे। मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ कि अब मुझे ईमेल रिसीव हो रही है। दिस वन, लाइक देखिए अब यहाँ पे मेरा जो ईमेल है मुझे सक्सेसफुली आ चुकी है टेस्ट के नाम से, ठीक है ना। तो यानी कि अब मेरा मेल फंक्शन भी चल गया, और साथ के साथ जो मेरी प्रीवियस इंक्वायरी थी वो भी मुझे रिसीव हो गई है कि हेलो विशाल पवार, थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग सर, वी विल गेट बैक टू यू शॉर्टली। और जो मेरी लीड थी वो किस पे जानी थी, info@मकान फॉर सेल पे जाना था। तो मैं इसको ओपन करता हूँ अपनी ईमेल आईडी को, कि देखता हूँ मेरे को क्वेरी आई है कि नहीं आई, वो चीज़ चेक करता हूँ। तो इसमें हम देखते हैं ड्राफ्ट्स, इनबॉक्स, हाँ नहीं उसमें भी विशाल पवार पे ही था मुझे, क्योंकि हमने 2 में विशाल पवार लिखा था। तो मैं अपने आप को देखता हूँ कि यहाँ पे मेरे को कोई इंक्वायरी रिसीव हुई है कि नहीं। अच्छा मुझे नहीं, हमें उसकी तो मेल आ गई है जो यूज़र को जा रही है, लेकिन जो एडमिन को करी थी वो मेल नहीं आई है। तो एक बारी मैं चेक कर लेता हूँ कि हमने कोई गलती तो नहीं करी। तो वापस मैं अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म पे जाऊंगा कि मेल तो चेक हो गई है कि मेल्स तो हमारी जनरेट हो रही हैं। तो मैं अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म में जाऊंगा कि मैंने पहले टू किसको रखा था। तो इस फॉर्म को मैं एडिट करूंगा, इसमें मैं मेल्स में जाऊंगा। तो मैंने लिखा था टू विशाल पवार 1983, तो बिल्कुल सही है मेरा। इस पे मुझे मेल जानी चाहिए थी, लेकिन मेरे को मेल नहीं रिसीव हुई। एक बारी मैं दोबारा से फॉर्म सबमिट करके देखता हूँ। और मैंने इसको रिफ्रेश किया सबसे पहले, और मैं यहाँ पे डालता हूँ अपना विशाल, और यहाँ पे मैं डालता हूँ विजुअल मीडिया। सेंड किया। अब मैं देखता हूँ कि मुझे मेल आई है कि नहीं। तो यहीं पे मेरा जीमेल है, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। लाइक देखिए यहाँ पे अब आ चुकी है न्यू क्वेरी इज रिसीव्ड, ठीक है ना, विजुअल मीडिया के ऊपर आ चुकी है। तो फ्रॉम विशाल, उसकी ईमेल आईडी क्या थी, विजुअल मीडिया थी, उसका फ़ोन नंबर आ गया। सब्जेक्ट नहीं आया कि सब्जेक्ट, चलो मैं चेक कर लूँगा। तो बेसिकली मैसेज बॉडी में मैंने टेस्ट लिखा था, तो ये टेस्ट आ चुका है, राइट। तो कहने का मतलब कि अब हमारी मेल्स जनरेट होना शुरू हो गई हैं। तो यहाँ पे आके अब आपका लैंडिंग पेज जनरेट हो गया है, ठीक है ना। तो ये आपको लैंडिंग पेज होता है। आप कोई और मेन्यू मत रखिए, आप सिर्फ इसी पेज के ऊपर कॉल कीजिए, जैसे ही आपका लीड जनरेशन का प्रोग्राम चलाते हो या वेबसाइट ट्रैफिक का चलाते हो, ठीक है ना। और जैसे आप क्या करते हो कि कोई भी मेरे पेज पे आता है और वो जब इंफॉर्मेशन यहाँ से सबमिट कर देगा, ठीक है, कॉन्टैक्ट फॉर्म को सबमिट कर देता है, तो आपके पास लीड जनरेट होने लग जाती हैं। तो सेम केस जैसे मैंने आपको गूगल पिक्सल का बताया था कि पिक्सल जब आप इम्प्लीमेंट करते हो तो पिक्सल आप इस पेज पे भी डाल सकते हो। वो आपको बताता रहेगा कि हाँ भाई इतने यूजर्स ने क्लिक किया तो इतने यूजर्स आपकी वेबसाइट पे आए। या आप कहते हो कि सर मैं इस पेज पे नहीं डालूंगा,
मैं जो कॉन्टैक्ट एजेंट पे क्लिक करके सेंड करने पे जो थैंक यू पेज जनरेट होता है, उस थैंक यू पेज पे डालता हूँ, ताकि मुझे ये पता चले कि मेरे पास आए तो 100 यूजर्स थे, लेकिन मुझे कितने यूजर्स ने कॉन्टैक्ट फॉर्म भर के दिया, उन यूजर्स में कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने कॉन्टैक्ट फॉर्म को भरा। तो उसके बाद आपको वो तभी पता चल पाएगा जब आप थैंक यू पेज के ऊपर पिक्सल्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो कोई भी यूजर अभी आता है तो वो इस फॉर्म को भरता है, सेंड करता है, तो वो थैंक यू पेज पे चला जाएगा। तो थैंक यू पेज पे जाने के बाद वहां से इंफॉर्मेशन आप रिट्रीव कर सकते हो थ्रू पिक्सल्स। तो कहने का मतलब, मैंने आपको आज लैंडिंग पेज के बारे में बताना था। अब आप कहेंगे कि अंदर के जैसे इमेजेस हैं, ये कंटेंट है, इनको कैसे चेंज करना है, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। तो यहाँ से आप देखेंगे, मैंने थीम्स सेटिंग पेज आ गया, इसको मैं बंद कर देता हूँ। ये भी पेज ओपन कर दिया, ये ठीक है, ओके। तो मैं आ गया, इसको अपडेट कर दिया मैंने, और मैं बंद कर देता हूँ यहाँ से लीव पेज। तो अब देखें कि यहाँ से मेरा डैशबोर्ड आता है। तो मुझे अगर लोगो वगैरह अपडेट करने हैं, तो मैंने आपको बताया था अपीयरेंस में थीम ऑप्शंस में जाएंगे। थीम ऑप्शंस में आपको जनरल सेटिंग के अंदर देखिए हेडर सेटिंग मिल रही है। तो यहाँ से आप अपना लोगो चेंज कर सकते हैं। एक जनरल सेटिंग्स में है, हेडर, हाँ लोगो इमेज। तो यहाँ से आप देखें कि आप अपना लोगो चेंज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे चूज़ किया, मैं अपना लोगो इंसर्ट करना चाहता हूँ, सेलेक्ट फाइल किया, और इसमें मेरे पास लोगो पड़ा है पाम्स का। तो मैंने ये वाला पाम्स का लोगो सेलेक्ट कर लिया। अब मैं देखूंगा कि मेरा यहाँ वाइट है बैकग्राउंड, तो नेचुरली मेरा जो लोगो है वो ब्लैक में अच्छा लगेगा ऊपर। तो मैंने ब्लैक वाला ही चूज़ किया, इंसर्ट इनटू पोस्ट, और इसको मैं सेव चेंजेस कर देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे मेरा लोगो चेंज हो जाएगा। ओके। तो बेसिकली क्या है कि लोगो का साइज मेरा काफ़ी बड़ा था, तो मैंने जब लिया ऑटोमेटिकली वो लोगो काफ़ी मेरा बड़ा आ गया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लोगो का साइज छोटा करके डालना पड़ेगा। तो मैं अपना लोगो में जाता हूँ, जूम कैन दिस वन, ई ड्राइव, मेरे प्रोजेक्ट्स कहाँ पड़े हैं, मैं देखता हूँ, दिस वन, डिजिटल मार्केटिंग, सॉरी, मैजेस्टिक लोगो। तो ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ फोटोशॉप में। वैसे क्या होता है कि ये थीम जो है सिंपल है, क्योंकि बेसिकली फ्री थीम है, तो इसमें ज़्यादा फीचर्स नहीं है। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम लोगो डालते हैं, अगर बड़ा साइज़ का होता है तो ऑटोमेटिकली उसको रीसाइज कर देता है छोटे के अंदर, बट इसने नहीं किया। तो इसकी वजह से मुझे थीम को, इस लोगो को फोटोशॉप पे जाके छोटा करना पड़ेगा, ताकि मेरी वहाँ पे परफेक्ट प्लेसमेंट हो सके लोगो की। तो उसके लिए मैं फोटोशॉप ओपन कर रहा हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो मैंने अपना लोगो को कॉल किया फोटोशॉप में, और मैंने इसका किया इमेज साइज, ये 2041 का है, मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ 300। तो देखिए मेरा इमेज साइज इतना हो जाता है, ये ज़्यादा छोटा हो गया। मैं एक बार 300 में वापस करके देखता हूँ, क्योंकि मैंने 100% स्क्रीन नहीं कर रखी थी। दिस वन, 300 पे अभी भी बड़ा है, क्योंकि मेरा काफ़ी चौड़ा है। अगर मैं अपनी वेबसाइट की बात करूँ तो मेरे पास उतनी स्पेस नहीं होगी, थोड़ी सी स्पेस है, तो मुझे और छोटा करना पड़ेगा। मैं इसको ले जाता हूँ इमेज साइज को 200 पे। दैट्स इट, ये इतना परफेक्ट है। मैं इसको सेव कर लेता हूँ लोगों को। मुझे कहाँ सेव करना पड़ेगा, मैं अपने कैंपेन में, एसएमओ में, मैजेस्टिक लोगो पाम्स, और यहाँ पे लोगो को मैं कर देता हूँ स्मॉल के नाम से, ये सेव कर दिया, राइट। अब मैं वापस जाता हूँ, यहाँ पे मैं चूज़ फाइल करूँगा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि अननेसेसरी आप इमेजेस मत रखें, आपको कन्फ्यूज़न रहेगी। तो मैंने लोगो स्मॉल को चूज़ कर लिया। अभी क्या हुआ कि ये जेपीजी बन गई है, मुझे पीएनजी करना है, तो मैं ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट एस करता हूँ। तो यहाँ से मैंने जेपीजी सेलेक्ट किया था, मुझे वापस पीएनजी सेलेक्ट करना है, और इसको मैं सेव कर देता हूँ, लोगो स्मॉल पीएनजी कर देता हूँ, ताकि मुझे याद रहे। और मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे मैंने फिर से इसको डिलीट कर दिया, अपलोड, और मैंने स्मॉल पीएनजी दिस वन, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, ग्रेट।
अब ये मैंने डाल दिया। यहाँ पे स्मॉल लोगो इमेज है, इसको भी मैं चूज़ कर लेता हूँ सेम, इसको मैंने डाल दिया। और यहाँ पे फ़ोन नंबर है, मैं यहाँ पे नंबर चेंज कर देता हूँ। ईमेल आईडी मैं चेंज कर सकता हूँ। लोकेशन टाइटल मुझे नहीं डालना, एड्रेस नहीं दिखाना, मेरे को नहीं ज़रूरत है एड्रेस दिखाने की। शो हाइट, सोशल आइकन्स आप दिखाना चाहते हो आप दिखा सकते हो। तो काफ़ी ऑप्शंस हैं, मतलब कि आपको जब ये पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होता रहेगा, और वो आपकी पर्टिकुलर उनकी स्पेस होती है जहाँ पे आपको दिख रहा है, तो वहाँ पे वो चेंजेस होते रहेंगे। तो देखिए आपका ये लोगो आ चुका है। यहाँ पे आपका नेम और नंबर, लोकेशन था, लोकेशन हमें डालना पड़ेगा क्योंकि उसने स्पेस को रिमूव नहीं किया। तो मैं स्पेशन डाल देता हूँ सेक्टर 126, और एड्रेस मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मोहाली, राइट। तो उससे क्या होगा कि जब वो हट ही नहीं रहा है तो फिर मुझे खाली छोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैं उसको फिल कर देता हूँ। तो सेक्टर 126 मोहाली। तो इस टाइप से करके आप अपने बैनर्स को, कंटेंट्स को, ये सारी इमेजेस जो है ओवरराइट कर सकते हैं। गैलरी आप बात करें तो गैलरी में आप देखेंगे, पेजेस में मैं जाता हूँ, पेजेस में ऑल पेजेस, तो ये आपकी गैलरी आ रही है, ऑल गैलरी। यहाँ पे ऑल गैलरी जाएंगे तो वहाँ पे भी आपकी ये गैलरी सिलेक्ट हो रही होगी 100%। मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी गैलरी सिलेक्ट हो रखी है। तो ऑल पेजेस में जाएं, और एडिट विद होम पेज किया आपने, दिस वन एडिट विद WP बेकरी पेज बिल्डर। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपकी गैलरी पार्ट कहाँ आ रहा है, दिस वन। मैं इसको एडिट करूँगा तो वो मुझे बता देगा कि आपकी सब टाइटल जो है गैलरी है नंबर 6। ओके, एक्सक्लूड कैटेगरी आईडी, एंटर नंबर ऑफ स्लाइड्स टू शो। ये बेसिकली बता रहा है कि कितनी स्लाइड्स आएंगी जो आपको शो करनी है, 6 करनी है। ऑर्डर असेंडिंग, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली इसमें क्या बता रहा है, टाइटल आपका फोटो गैलरी आ गया, नंबर 6 आ गए, एक्सक्लूड कैटेगरीज आईडी। इसमें कैसे पता चलेगा, गैराज, किचन, बेसमेंट, बाथरूम्स एंड बेडरूम। ओके, मैं एक बार यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, टूर गैलरी, टूर गैलरी, ओके, हाँ दिस वन। देखिए यहाँ पे ये आपके सामने क्लिक हो रहा है बेडरूम का, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है दिस वन, क्योंकि देखिए बेसमेंट्स वगैरह आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है बेसमेंट, गैरेज, किचन, बेसमेंट, बाथरूम, बेडरूम। तो आपको यहाँ पे अपनी गैलरीज अपलोड कर देनी है, तो आप इसको एडिट करेंगे। तो यहाँ पे आपको अपनी इमेजेस अपलोड करनी है। तो जैसे आप यहाँ पे, ओके ओके ओके, नो इशू। मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे क्या है, ये सारी इमेजेस हैं, राइट। ये सारी इमेजेस हैं और ये कैटेगरीज हैं कि आप कैटेगरीज कौन कौन से दिखाना चाहते हो। देख रहे हैं आप कि यहाँ पे आपको कैटेगरीज दिख रही है, गैरेज, किचन, बेसमेंट, बाथरूम, बेडरूम। मैं आपको एक एग्जांपल क्रिएट करके दिखाता हूँ कि सपोज कीजिए मैं यहाँ पे एक न्यू गैलरी क्रिएट करता हूँ, और इसमें मैंने इमेज को डाला, दिस वन फीचर्ड इमेज। यहाँ से मैं डालता हूँ फार्म्स, कौन सा गया, फार्म विलेज। और यहाँ से मैंने बेडरूम की फ़ोटो डाली, दिस वन, कहाँ गया बेडरूम, दिस वन। ये मेरी बेडरूम की फ़ोटो है, मैं इसको बेडरूम की फ़ोटोग्राफ डालता हूँ। ठीक है, मैंने बेडरूम डाला, और इमेज साइज़ एडजस्टमेंट, नॉर्मल विड्थ, नॉर्मल हाइट मैंने रख दिया। और इसको मैं डालता हूँ बाथरूम, बाथरूम, बेसमेंट, बेसमेंट, बेडरूम। मैंने बेडरूम सेलेक्ट किया और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ बेडरूम, ठीक है। और मैंने इसको पब्लिश कर दिया, दिस वन। पब्लिश करने से अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो अभी देखिए यहाँ पे तो नहीं आ रहा, क्योंकि अब मैं बेडरूम पे क्लिक करूँगा तो ओके, यहाँ पे भी नहीं आ रहा अभी मेरा बेडरूम। इसमें क्योंकि 6 हमने ऑप्शन सेलेक्ट कर रखी हैं। इमेज साइजेस, चूज डिफॉल्ट, ओके, इमेज साइज एडजस्टमेंट, कोड लिंक। मैंने बेडरूम अपना सेलेक्ट कर दिया है, और तो कोई नहीं है, किचन, ठीक है। तो एक मिनट अभी मैं बताता हूँ आपको। तो ये मैं सेलेक्ट ऑल करता हूँ फिलहाल, तो इनको मैं डिलीट कर देता हूँ, फिर देखता हूँ कि मेरे पास क्या शो होता है। बल्क एक्शन, मूव टू ट्रैश, और यहाँ पे और आ गई हैं, सेलेक्ट ऑल, बल्क एक्शन, मूव टू ट्रैश।
अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। लाइव देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि हमारी बेडरूम कैटेगरी सिलेक्ट हो चुकी है, एक ही कैटेगरी के अंदर एक ही इमेज है। तो मैंने यहाँ बेडरूम डाल दिया है, और अब मैं जैसे इसके अंदर और दिखाता हूँ, मैं इसमें न्यू गैलरी डालता हूँ, इसमें मैं दिखाता हूँ ड्राइंग एरिया। ड्राइंग एरिया, तो इसमें मैं ड्राइंग को बेसिकली बेसमेंट में डाल देता हूँ फिलहाल, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कैसे डलना है। सेट पिक्चर्ड इमेज किया, अपलोड फाइल किया, सेलेक्ट किया, तो ड्राइंग एरिया मेरा आ गया दिस वन, और ये मैं डाल देता हूँ ओपन। तो जैसे कहने का मतलब जोन जोन सी कैटेगरी के अंदर मैं डालता रहूँगा, वो कैटेगरीज आपके यहाँ पे शो होने लग जाएंगी। तो मैंने यहाँ रिफ्रेश किया, तो अब बेडरूम के साथ हमारा बेसमेंट आ गया। तो अब आप देख रहे हैं कि बेसमेंट्स में हमारी दोनों फोटोग्राफ्स आ गई। तो इस टाइप से आप अपनी गैलरी भी अपडेट कर सकते हैं, और ये भी इमेजेस अपलोड कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन जो आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड है वो आप डाल सकते हैं। तो देखा आपने कि सिंपल है लैंडिंग पेज को क्रिएट करना। तो इसमें कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपके पास वर्डप्रेस में हर चीज़ अवेलेबल है, आपने एडिट करना है और फ्रंट एंड में आपका डिज़ाइन एडिट होता रहेगा। तो इस चीज़ में आपको कोई प्रॉब्लम है, आप पूछ सकते हैं। हेलो पारस, हेलो अर्चित, कुछ पूछना चाहते हैं आप? हेलो। सर क्लियर है यहाँ तक तो। क्लियर है, ग्रेट पारस। तो अर्चित जी आपको क्लियर है? ठीक है, इसका मतलब अर्चित जी को भी क्लियर है, लाइक वो बोल नहीं रहे हैं। द थिंग इज दैट सर एक आज हम आप। छोटी सी चीज हाँ पूछनी हाँ, थी। बताइए बताइए। जैसे इसके अंदर डोमेन लिंक करना हो, वो एक बार बता दो छोटा सा। डोमेन लिंक करना हो कैसे, किस चीज़ के ऊपर? जैसे अब इस लैंडिंग पेज पे डोमेन जो लिंक हुआ है, हम्म। वो अब इस साथ वो लॉक सा साइन आ रहा है और रेड लाइन आ रही है। हाँ हाँ। सिक्योर सिक्योर नहीं है इसलिए आ रही है। नहीं नहीं नहीं, अगर आप ये देखें मकान, अभी देखें जैसे अब ये मेरी मकान फॉर सेल डॉट कॉम है, राइट। तो इस पे मेरा भी येलो मार्क आ रहा है। येलो मार्क क्यों आ रहा है? क्योंकि इसके ऊपर मिक्स कंटेंट है। जो अभी इमेजेस यूज की गई हैं वहां पे HTTP लिखा हुआ है, HTTPS नहीं लिखा हुआ, राइट। तो हमारा SSL इंटीग्रेशन हो रखी है, लेकिन हमने SSL के हिसाब से इमेजेस वगैरह कंटेंट नहीं डाल रखा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ विजुअल मीडिया अकेडमी की, तो यहाँ पे मेरा जो है देखिए ब्लैक लॉक आ रहा है ना, दिस वन पैड लॉक आ रहा है। तो यानी कि हमने यहाँ पे इमेजेस पे काम कर चुके हैं, लेकिन अभी जो मेरी मकान फॉर सेल है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जैसे आप देख रहे हो। तो अभी यहाँ पे हमें SSL की हाँ इंटीग्रेशन जी। करनी है, तो इसलिए वहाँ पे आपका येलो मार्क आ रहा है। और यहाँ पे इसके अंदर तो मैंने SSL इंटीग्रेट ही नहीं किया, तो इसी वजह से यहाँ पे हमारा पैडलॉक क्रॉस आ रहा है। जब मैं SSL इंटीग्रेट कर दूंगा तो ये मेरा वो हो जाएगा, लेकिन अभी मैं ये डमी वेबसाइट के लिए SSL नहीं कर सकता ना, खरीद सकता। ये चीज़ आ जाती है। ठीक है सर। और कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं नहीं बस। ठीक है फिर बच्चों, आज का जो बैच हमारा था, ये हमारा लास्ट टॉपिक था वर्डप्रेस का। तो जिसमें हमने लैंडिंग पेज सिखाना था। इस लैंडिंग पेज को आप मल्टीपल किसी भी डोमेन्स पे यूज कर सकते हो, और ऐसे लैंडिंग पेज आप डिफरेंट डिफरेंट भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो बाकी अगर आपको कोई लैंडिंग पेज पूछने हो कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, तो मुझे आप कॉल करके पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा उसके URLs। तो फिलहाल ये थीम है, अगर आप ये चाहते हो थीम मैं आपको सेंड कर दूंगा लैंडिंग पेज की। तो आज मैं वीडियो अपलोड करूंगा इसकी, तो उसके साथ साथ आपको ये लैंडिंग पेज की भी वीडियो सेंड कर दूंगा। राइट डियर? तो ठीक है, फिर मिलते हैं। पारस, ठीक है पारस जी, मैं इस मीटिंग को कंप्लीट कर रहा हूँ। राइट, ओके जी, हैव अ गुड डे।